लिए थे। देखो ये एनसीईआरटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। पर वो समष्टि वाली है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं। मैं पहले बोला था कि 12th क्लास में एक ही इंपॉर्टेंट है। तो आज इसको कंप्लीट करेंगे, इसके 4 चैप्टर जो बचे हैं। कल उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। 28 तारीख को आप आराम से टेस्ट देना, ठीक है। फिर 1 तारीख से अपन शुरू करेंगे। हाँ बोलो निखिल। अगर 28 को टेस्ट होगा तो 2 तारीख को भी टेस्ट होगा क्या? नहीं 2 तारीख को नहीं लूँगा, फिर वो उस अगले संडे होगा, ठीक है। वो तो वही बात होगी ना, चाहे नहीं तो अगले संडे? हाँ अगले संडे क्या होगा? नहीं, मैं बोला अगले संडे टेस्ट नहीं लूँगा, वो तो ये फरवरी में हो ही जाएगा ना आप लोगों का। पर हाँ, उसके बाद में 2 तारीख के बाद जो संडे रहेगा उसका फिर हर संडे फुल टेस्ट होंगे आप लोगों के, तो वो चीज़। जो 28 तारीख को क्रिसमस का भी ले लेगा, छुट्टी कर दीजिएगा। क्या हो गया? 28 तारीख को टेस्ट हम लोग दे देंगे, संडे को छुट्टी कर दीजिएगा। ना मतलब तुम क्या बोल रहे हो? क्या करना है? टेस्ट हम देंगे ना, फिर क्लास ले लीजिएगा अगर 28 को लेना होगा तो। अच्छा देखते हैं, देखो जरूरत पड़ी तो ले लेंगे। ऐसे जरूरत पड़ेगी शायद, मुझे लग रहा है कल तक आज इसको ख़त्म कर देंगे। कल वो 12th क्लास है, उसमें 4 ही चैप्टर है तो हो जाएगा कंप्लीट। इसमें ज़्यादा ठीक है, देखते हैं, कल हो जाना चाहिए। ऐसे ज़्यादा 2-3 घंटे बैठेंगे तो हो जाएगा, ऐसे कुछ लगेगा नहीं ज़रूरत मुझे क्लास का। और फिर रही हिस्ट्री और पॉलिटी की, देखो ये तो दोनों कंप्लीट हो गई है तुम लोगों की, ठीक है। हिस्ट्री पॉलिटी में बीच बीच में वो लाइव लूँगा मैं यूट्यूब पे, तो वो देखता हूँ। अभी उसका ऐप नहीं मिल रहा है जिससे लाइव हो जाता है, वो लाइव ले लूँगा। चलो ठीक है, फिर उधर अपना जो है देखो, एक क्लास चलेगा अपना R&D वाला पार्ट चलेगा और उसमें पॉलिटी से शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरा मानना है पॉलिटी के 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, 15 से 20 क्वेश्चनों में आराम से टारगेट किया जा सकता है। अगर मान लो 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 13 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, जहाँ से मैं बताऊँगा। बस ये चीज़ याद रखना, जैसे मान लो उसमें थीम वाइज भी देखते हैं। जैसे मान लो 2011 का अपन पेपर करेंगे तो उसमें जो इम्पोर्टेंट थीम आई है तो उसको अपन अच्छे से कवर कर लेंगे लक्ष्मीकांत से, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। या कुछ और पोर्शन की ज़रूरत पड़ेगी भाई यहाँ से पढ़ लेना, वो मैं बता दूंगा, तो साथ के साथ ही पढ़ते चलेंगे। टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर अच्छे से करेंगे वो चीज़। क्योंकि मेरा मानना है कि देखो 50 क्वेश्चनों को अपने को टारगेट लेके चलना है कि 50 क्वेश्चन में से अपने 40-45 सही हो जाए। और मैं इतना गारंटी बता रहा हूँ, जहाँ से मैं बताऊँगा R&D वाले जो टॉपिक होंगे वहीं से आएंगे 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चनों में से 40 क्वेश्चन अपने सही हो गए ना, तो फिर उधर जो ट्रिक व्रिक की सहायता से आराम से अपन 30-35 क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हैं। मान लो 40 इधर सही कर ले, 30 उधर भी निकाल ले, तो 70 क्वेश्चन होते हैं, 120 नंबर होते हैं भाई। इतने तो आराम से निकालेंगे, ये तो श्योर है। अरे NCERT में पढ़ाई दिया हूँ लगभग, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। चलो ठीक है, ये अगला चैप्टर करते हैं, उत्पादन तथा लागत। मैं पहले बता रहा हूँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी जहाँ कुछ लगा गया था तो मैं बता दूंगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो अगली वाली है। पूर्व अध्याय में हमने उपभोक्ता के व्यवहार के संबंध में चर्चा की है। इस अध्याय तथा अगले अध्याय में हम उत्पादक के व्यवहार की जांच करेंगे। एक उत्पादक अथवा फर्म विभिन्न आगतों जैसे श्रम, मशीन, भूमि, कच्चा माल आदि को प्राप्त करता है। इन आगतों के मेल से वह निर्गत का उत्पादन करता है। उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आगतों को निर्गत में परिवर्तित किया जाता है। उत्पादन उत्पाद का अथवा फर्मों द्वारा किया जाता है। एक फर्म विभिन्न आगतें जैसे मशीन, भूमि, कच्चा माल आदि को कम करती है, वहीं इन आगतों को निर्गत उत्पन्न करने में उपयोग करती है। यह निर्गत उपभोक्ताओं को द्वारा उपयोग किया जा सकता है अथवा अन्य फर्मों द्वारा और आगे उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। अब इसमें एग्जांपल दिया है, देखो नॉर्मल सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, जैसे मैं बता देता हूँ इसमें क्या समझाया गया। देखिए जैसे मान लो कि मैंने फैक्ट्री लगाई है पेन बनाने की, मान के चलो, ठीक है। तो इसमें पेन बनाने के लिए मुझे कुछ इनपुट चाहिए होगा, ठीक है। इनपुट हो सकता है रफ मटेरियल होगा कुछ, ठीक है। इंक चाहिए, माध्यम मूल्य, एक मशीन चाहिए होगी, ठीक है। एक इंजीनियर चाहिए होगा, ये सब इनपुट होता है। आउटपुट क्या होगा? जो प्रोडक्ट रहता है। बस वही सारी चीज़ें बताई गई इस चैप्टर में। चैप्टर का नाम देखोगे उत्पादन और लागत। तो भाई सब ऐसी बात है, जैसे मान लो कि मुझे एक पेन में कितनी लागत आ रही है, 3 रुपये, मार्केट में बेच रहा हूँ 5 रुपये, प्रॉफिट कितना हो, 2 रुपये का, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, यही सारी चीज़ें बताई गई है इसमें। उदाहरणतः एक दर्जी एक सिलाई मशीन कपड़ा, धागा और अपने स्वयं के श्रम को कमीजें बनाने के लिए उपयोग करता है। एक कृषक अपनी भूमि, श्रम, ट्रैक्टर, बीज, खाद, पानी आदि को गेहूं उत्पन्न करने में उपयोग करता है। एक कार निर्माता भूमि की फैक्ट्री के लिए उपयोग करता है तथा मशीनों, श्रम और दूसरी विभिन्न आगतों, स्टील, एल्युमिनियम, रबर आदि का कारों के उत्पादक के लिए। एक रिक्शा चालक रिक्शे और समय के श्रम का उपयोग करता है। घरेलू सहायक अपने श्रम का उपयोग से सफाई सेवाएं उत्पन्न करने में करता है।
प्रारंभ करने के लिए हमें कुछ सरल मान्यता लेकर चलते हैं। उत्पादन तात्कालिक है। अपने सरल उत्पादन मॉडल में आगतों के संयोगों और निर्गतों के उत्पादन में कोई समय नहीं बीतता। हम उत्पादन और पूर्ति शब्दों को समानार्थी तथा बहुधा अंतर परिवर्तनीय मानकर उपयोग करते हैं। आगतों को प्राप्त करने के लिए एक फर्म को उनके लिए कुछ देना पड़ता है। हम इसे उत्पादन लागत कहते हैं। एक बार जब निर्गत उत्पन्न हो जाता है, फर्म उसे बाजार में बेच देती है और आगम प्राप्त करती है। आगम तथा लागत के बीच अंतर को फर्म का लाभ कहते हैं। हम यह मानते हैं कि एक फर्म का उद्देश्य अधिकतम लाभ जितना वह कर सके वो प्राप्त करना है। इस अध्याय में हम आगतों तथा निर्गतों के बीच संबंध की चर्चा करेंगे। हम फर्म के लागत ढांचे पर विचार करेंगे। हमेशा इसलिए करते हैं ताकि हमें उस उत्पादन का ज्ञात कर सके जिस पर फर्मों के लाभ अधिकतम होते हैं। उत्पादन फलन क्या होता है? अभी देखो मैं फिर बताऊँ, कोई काम का चैप्टर है नहीं ये, थोड़ा बहुत देखेंगे, ऐसे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ठीक है। एक फर्म को उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए आगतों का तथा फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य का संबंध है। उपयोग में लाए गए आगतों की विभिन्न मात्राओं के लिए यह निर्गत की अधिकतम मात्रा प्रदान कर सकता है जिसके उत्पादन किया जा सकता है। उस कृषक के बारे में विचार कीजिए जिसने हमने ऊपर जिक्र किया है। सरलता के लिए हम यह मान लेते हैं कि एक कृषक गेहूं का उत्पादन करने के लिए केवल 2 निर्गतों भूमि तथा श्रम का उपयोग करता है। एक उत्पादन फलन हमें गेहूं की उस अधिकतम मात्रा को बताता है जिसे वह दी गई भूमि की मात्रा का उपयोग तथा दिए गए श्रम घंटों में काम उत्पन्न कर सकता है। मान लीजिए वह अधिकतम 2 टन गेहूं उत्पन्न करने के लिए एक दिन में 2 घंटे काम करता है और वह 1 हेक्टेयर भूमि का उपयोग करता है। अतः वह फलन जो इस संबंध को व्यक्त करता है उत्पादन फलन कहलाता है। अब देखो ये कोई ज़रूरत नहीं है, क्या है ये मैथमेटिकल तरीके से समझाया गया है, वो कोई मतलब है नहीं अपने लिए। रुको मैं बताता हूँ, इसमें कुछ काम की चीज़ होगी तो नहीं तो छोड़ो, इस चैप्टर को मतलब है नहीं। समान मात्रा, अभी देखो ये इतना मैथी, पहली बात अपने को सीसीटी समझ में नहीं आता तो स्वाभाविक सी बात है ये क्या है। अब ये थोड़ा एक बार देखो मैं इसे डायरेक्ट समझाते चलता हूँ। देखो कुछ चीज़ें होती है अल्पकालिक होती है और कुछ होती है दीर्घकालिक। जैसे अल्पकालिक में मतलब जैसे मान लो कि मैं खेती में ध्यान से समझ रहा हूँ, तो जैसे मैं ट्रैक्टर ले लिया वो याद रखना कि दीर्घकालीन होगा, ठीक है। परंतु वही है बीज मैंने मान लो ले लिया, ठीक है, या खरपतवार खत्म जैसे मान लो कि यूरिया ले लिया है तो ये अल्पकालिक है। तो बस ये चीज़ें अल्पकाल और दीर्घकाल उसी के बारे में बताया गया है, ठीक है। स्थिर कारक कहलाती है, वो सब छोड़ो। कुल उत्पाद, औसत उत्पाद, सीमांत उत्पाद एक कोई काम का नहीं है, छोड़ो। रासमान, सीमांत उत्पाद, नियम, ये सब उधर डेफिनेशन देखे तो बस उतना ही काम का है। कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद क्या होती है कोई मतलब नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन बनता भी नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। लागत, अल्पकालीन लागत, ये वही सब चीज़ें हैं। कुछ लगेगा तो मैं बताता हूँ इसमें काम का ऐसा कुछ है नहीं इसे एनसीईआरटी में। पाल लो ज़बरदस्ती, पढ़ के भी वही कंक्लूजन निकलेगा कि कुछ पढ़ना नहीं है कोई मतलब है नहीं इसको। छोड़ो, इसमें कुछ भी काम का नहीं था। मैंने बोला ही था ये कि एनसीईआरटी कुछ भी काम का नहीं है। पूर्ण प्रतिस्पर्धी की स्थिति के में फर्म का सिद्धांत, ये भी कोई काम का नहीं है, छोड़ो। ये पूरा प्योर मैथ वाला सब्जेक्ट बन जाता है इकोनॉमिक्स, इसलिए बहुत टफ भी होता है ये नॉट इजी सब्जेक्ट अगर जो प्योर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो याद रखना कि अपन अप्लाइड इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो अप्लाइड इकोनॉमिक्स ईजी रहता है। ये छोड़ो, कोई काम का नहीं है। मैं चाहता हूँ कल भी ख़त्म कर सकता था पर छोड़ो। बाजार संतुलन, मैकेनिज्म, तो ये मैंने बस सब डिमांड सप्लाई वाला बस केस याद रखना, बस वही चीज़ें हैं सारी। देखो ध्यान से समझना, थोड़ा मैं यहीं समझा देता हूँ क्या कॉन्सेप्ट है ये। देखिए मान लो कि जैसे 5 टमाटर है मेरे पास, ठीक है, और ये मान लो मेरी सप्लाई है, ठीक है, और डिमांड है 5 ही टमाटर की, ठीक है। 5 ही टमाटर मतलब 5 टमाटर चाहिए लोगों को, 5 ही टमाटर लेने वाले हैं। तो ये होगी संतुलन की स्थिति, मतलब नहीं उतनी सप्लाई है जितनी की डिमांड है, ठीक। अब ध्यान से देखना, 5 टमाटर है और अपने को 8 लोगों को 8 टमाटर चाहिए, तो नॉट इक्वल टू मतलब सब ऐसी बात है, क्या हो गया, डिमांड ज़्यादा हो गई, मांग ज़्यादा हो गई, इसको बोलते हैं अधिमांग, ठीक है।
कई बार ऐसा होता है कि 10 टमाटर आ गए मार्केट में, ठीक है, पर चाहिए 5 ही लोगों को। इसमें क्या हो जाएगा, सप्लाई की ज़्यादा हो गई, अधिक पूर्ति। बस यही है कॉन्सेप्ट, समझो, कुछ ही मतलब नहीं। बस यही थोड़ा इकोनॉमिक्स का यूज होता है कि कोई प्रोडक्शन कोई कंपनी कर रही है तो उसको कितना लागत अपनी रखनी चाहिए, ताकि ऐसा भी नहीं हो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छा अपनी चीज़ें चली गई है, उसको कोई ख़रीद नहीं रहा, तो ऑटोमेटिक फिर उसकी डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम हो तो सब ऐसी बात है, प्राइस गिरेंगे तो नुकसान हो जाता है। तो इसलिए मार्केट में कंपनी उसी अकॉर्डिंग जो है सामान को आउटपुट करती है, ठीक है। बस वही चीज़ है और कुछ ही नहीं। ऐसा कभी कभी नहीं पूछता यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन। पूछेगा तो थोड़ा बहुत इजी पूछता है, इतना हो जाता है आराम से। प्रतिस्पर्धा रहित बाजार, अगर मान लो कंपटीशन नहीं हो बाजार में, तब क्या स्थिति होगा, उसके बारे में बताया गया है। मोनोपोली हो तब क्या नुकसान होता है, मान लो कि एक ही कंपनी है तो अपने अनुसार दाम डिसाइड करेगा, अपने अनुसार सप्लाई डिसाइड करेगा, तो ऑटोमेटिक मार्केट को जो है अपने कंट्रोल में रखेगा ना, तो वो नेगेटिविटी है। तो ऐसे भी लोग करते हैं। जैसे अभी जियो जब मार्केट में आया तो उसने क्या किया, अपना सब कुछ यूजर को फ्री दे दिया, तो उसने मार्केट अपने कंट्रोल। अब देखो, अब जैसे अपने दाम बढ़ाते जा रहा है और जो कंपनियां अपने अकॉर्डिंग दाम बढ़ा रही है, तो ये भी चीज़ दिक्कत होती है। ठीक है, छोड़ो। ये पहले बोला था कि एक ही एनसीईआरटी काम की है, तो आज वो अपने दूसरी एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ते हैं, वो अपने से भी काम की है, ठीक है। हो सकता है उसको आज तो क्या कंप्लीट, फिर भी देखते हैं उसका एक आध दो चैप्टर पढ़ लेते, फिर कल कंप्लीट हो जाएगी। ये है इम्पोर्टेंट जो आप लोगों को पढ़नी है अच्छे तरीके से। इसमें बताऊंगा, देखो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत। तो पिछले, ये मान के चलो कि पिछले हर जो बेसिक 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं ना इकोनॉमी के, वो यहीं से आते हैं। ये वाली एनसीईआरटी होगी 9th 10th और 11th, यहीं से क्वेश्चन लगभग एक मार्क। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ 2025 में आप लोगों को इन 4 एनसीईआरटी से आराम से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। अब की बार भी आए थे। तो सबसे पहले अपन इनकी बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। अब देखिए, इसमें देखना जो काम जो दिया है वो उल्टा अपन डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं, तो वो एनसीईआरटी मत पढ़ना बिल्कुल ही, जो पार्ट 1 जो था इसका। ये वाले एनसीईआरटी रिविजन करना 9th 10th और 11th और ये 12th का एक पार्ट, बस ये चीज़ याद रखना। एडम स्मिथ आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक थे, वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक थे। अब जो छोटे मोटे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे अगर वनडे एग्जाम में आधुनिक अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन थे, ये बुक किसने लिखी है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। समस्त मुद्रा संसाधन डाकघर बचत संगठन की अवधि जमा रहित व्यापक मुद्रा, ठीक है, तो इसको M3 बोलते हैं। याद रखना कि इसी को समस्त मुद्रा संसाधन ही बोलते हैं। अभियांत्रिक स्थितिक क्या होता है, निश्चित व्यय और कर नियमों के अंतर्गत जब आर्थिक दशाएं बदतर स्थिति की प्राप्त होती है तो खर्च में स्वतः बढ़ोतरी हो जाती है, अथवा करों में स्वतः कमी आ जाती है, अतः अर्थव्यवस्था स्वतः स्थिर दिशा को प्राप्त करती है। मतलब सवाल की बात है, जब मंदी आ जाती है, मंदी आने की स्थिति में क्या होगा, मंदी आ जाए तो लोग पैसा खर्च ही नहीं करेंगे, बचाने की सोचेंगे, तो उसमें जो है टैक्स जो कलेक्शन वो बहुत कम हो जाएगा। स्वायत्त परिवर्तन क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र के मॉडल में परिवर्तनों के मानों में अंतर जो कि मॉडल के बहिर्जात कारकों के कारण होता है। स्वायत्त व्यय गुणक क्या होता है, स्वायत्त खर्च में वृद्धि अथवा कमी से समस्त निर्गत अथवा आय में वृद्धि अथवा कमी का अनुपात है। अदायगी संतुलन क्या होता है, किसी भी देश का शेष विश्व के साथ लेन देन की लेखाओं का संक्षिप्त विवरण। संतुलित बजट ऐसा बजट जिसमें करों से प्राप्त राजस्व सरकार के व्यय के बराबर हो। संतुलित बजट गुणक क्या होता है, करों और सरकार के व्यय दोनों में इकाई वृद्धि या कमी के फलस्वरूप संतुलन निर्गत में परिवर्तन। बैंक दर क्या होती है, आरक्षित निधि के अभाव की स्थिति में यदि व्यवसायी बैंक रिजर्व बैंक से ऋण लेता है तो व्यवसायी बैंकों द्वारा भुगतान योग्य ब्याज दर। अब ये देखो, पहले तो 2011-12 में देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था। वस्तु विनिमय क्या होता है, मुद्रा की मध्यस्थता के बिना वस्तुओं का विनिमय।
आधार वर्ष वह वर्ष जिसकी कीमत का प्रयोग करके वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना की जाती है। बंध पत्र कागज का ऐसा टुकड़ा जिस पर एक निर्धारित अवधि के पूरे होने पर भविष्य में मौद्रिक प्रतिफल का वादा लिखित होता है। बंध पत्र फर्म अथवा सरकार के द्वारा लोगों से पैसे उधार लेने के लिए जारी किया जाता है। ये चीज़ याद रखना, ये भी अच्छा चीज़ है। व्यापक मुद्रा क्या होती है? संकुचित मुद्रा प्लस व्यवसायिक बैंकों, डाकघरों, बचत संगठनों द्वारा रखी गई आवधिक जमा होती है। पूंजी क्या होती है? उत्पादन का एक ऐसा कारक जो स्वयं उत्पादित होता है और आमतौर पर उत्पादन प्रक्रम में इसका पूर्ण रूपेण उपयोग नहीं होता। पूंजी लाभ हानि किसी बंध पत्रधारी के धन के मूल्य के में वृद्धि अथवा कमी जो कि बाजार में उसके बंध पत्रों की कीमतों में वृद्धि अथवा कमी के कारण होता है। पूंजीगत वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनका क्रय उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि दूसरी वस्तुओं को उत्पादन करने के लिए किया जाता है। जैसे मशीन ये सब पूंजीगत वस्तुएं होती हैं जो आपको आगे फ्यूचर में लाभ कमाने का अवसर देगी। पूंजीवादी देश अथवा अर्थव्यवस्था वह देश जहाँ अधिकांश उत्पादन पूंजीवादी फर्मों द्वारा किया जाता है। पूंजीवादी फर्म क्या होते हैं? वे फर्म जिनमें निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं: उत्पादन के कारकों का निजी स्वामित्व, बाजार के लिए उत्पादन, एक दी गई कीमत जिसे मजदूरी की दर कहते हैं, परिश्रम का क्रय और विक्रय, पूंजी का निरंतर संचय, नकद आरक्षित अनुपात, ये भी क्वेश्चन पूछा है। व्यवसायिक बैंकों के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखी गई जमा राशि का अंश। याद रखना कि बैंक जो होते हैं वो आरबीआई के पास रिजर्व रखते हैं कुछ परसेंटेज, अपने जो भी टोटल मनी होते हैं उनके पास। आय का वर्तुल प्रभाव वह संकल्पना जिसके अनुसार किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मूल्य एक वर्तुल पथ पर गमन करता है। यह प्रभाव या तो कारक अदायगी या वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय अथवा समस्त उत्पादन के मूल्य के रूप में होता है। जब आय का वर्तुल प्रभाव बढ़ता है ना तो ऐसे बढ़ते बढ़ते जीडीपी उससे बढ़ती चली जाती है। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं ऐसी उपभोक्ता वस्तु जो अति शीघ्र नष्ट नहीं होती बल्कि काल अवधि तक टिकती है और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु कहलाती है। जैसे मान लो टमाटर है, कुछ टाइम बाद खराब हो जाता है, परंतु याद रखने की मशीन है वो लॉन्ग टाइम तक चलती है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक भारित औसत कीमत स्तर में प्रतिशत परिवर्तन हम एक दी हुई उपभोक्ता वस्तुओं की टोकरी की कीमतों को लेते हैं। उपभोग वस्तुएं अंतिम उपभोक्ताओं के द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं अथवा उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वस्तुएं उपभोग वस्तुएं कहलाती है। इसमें सेवाओं को भी शामिल किया जा सकता है। निगम कर क्या होता है? निगमों के द्वारा अर्जित आय पर लगाए गए कर या निजी क्षेत्र के फर्म। करेंसी जमा अनुपात लोगों के द्वारा करेंसी के रूप में अपने पास रखी गई मुद्रा और व्यवसायिक बैंकों में जमा की गई मुद्रा के अनुपात को करेंसी जमा अनुपात कहते हैं। केंद्रीय बैंक से ऋण लेने के माध्यम से घाटे की वित्त व्यवस्था। बजटीय घाटे के लिए सरकार केंद्रीय बैंक से ऋण ग्रहण के माध्यम से वित्त व्यवस्था करती है। इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है और फलस्वरूप स्फीति उत्पन्न होती है। मूल्य ह्रास क्या होता है? पूंजी स्टॉक में कालावधि के अंतर्गत टूट फूट अथवा अपक्षय है। मूल्य ह्रास तीव्रती विनिमय दरों के अंतर्गत विदेशी मुद्रा के रूप में देश की करेंसी की कीमत में कमी, यह विनिमय दरों में वृद्धि के अनुरूप होती है। अब देखिए ये टर्मिनोलॉजी विपेशन क्वेश्चन पूछा है। अवमूल्यन क्या होता है? आधिकारिक कार्रवाई के माध्यम से अधिकलित विनिमय दरों के अंतर्गत देशीय करेंसी की कीमत में कमी की जाती है ताकि निर्यात को बढ़ावा मिले। आवश्यकता का दोहरा सहयोग एक ऐसी स्थिति जहां दो आर्थिक एजेंटों के पास एक दूसरे के आर्थिक उत्पादन के लिए पूरक मांग हो। याद करो बाटा सिस्टम में इस टाइप का चीज़ यूज होती थी। आर्थिक एजेंट अथवा इकाइयाँ। आर्थिक एजेंट अथवा आर्थिक इकाई ऐसे व्यक्ति अथवा संस्थाएं होती है जो आर्थिक निर्णय लेती है। प्रभावी मांग का सिद्धांत यदि अंतिम वस्तुओं की पूर्ति की अल्पकाल में स्थिर कीमत पर अनंत लोचदार मान लिया जाए तो समस्त निर्गत का निर्धारण केवल समस्त मांग के मूल्य द्वारा होता है। इसे प्रभावी मांग का सिद्धांत कहते हैं। उद्यमवर्ती उत्पादन के दौरान संगठन, समन्वय और जोखिम वहन का कार्य। प्रत्याशित उपभोग योजनागत उपभोग का मूल्य। प्रत्याशित निवेश क्या होता है? योजनागत निवेश का मूल्य। प्रत्याशित किसी परिवर्त को उसके वास्तविक मूल्य के विपरीत योजनागत मूल्य। यथार्थ क्या होता है? रियलिटी किसी परिवर्त का उसके योजनागत मूल्य के विपरीत वास्तविक अथवा उपलब्ध मूल्य। राष्ट्रीय आय की गणना की व्यय विधि एक कालावधि में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं सेवाओं के लिए अंतिम व्यय के समस्त मूल्य की माप करके राष्ट्रीय आय की गणना की विधि होती है। निर्यात किसी देश के घरेलू वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री शेष विश्व को करना, एक्सपोर्ट कहलाएगा वो। बाह्य क्षेत्र क्या होता है? इससे किसी देश और विशेष विश्व के बीच आर्थिक लेन देन को सूचित होता है। बाह्य क्या होता है? वैसे लाभ अथवा हानि से जो किसी दूसरे व्यक्ति, फर्म या किसी अन्य सत्ता को केवल कुछ व्यक्तियों के कारण प्राप्त हो रहा है। अथवा फर्म अथवा कोई अन्य सत्ता किसी भी अन्य आर्थिक क्रियाकलाप में भाग ले सकते हैं। अगर कोई दूसरे लाभ अथवा अच्छा बाह्य कारण उपलब्ध करा रहा है तो प्रथम के द्वारा उसके लिए
दूसरे का कोई भुगतान नहीं किया जाता। अगर किसी को दूसरे के द्वारा हानि अथवा खराब बाह्य कारण उपलब्ध कराया जाता है तो प्रथम को इसके लिए कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती। आदेश मुद्रा क्या होती है? वह मुद्रा जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है। अंतिम वस्तुएं वे वस्तु जिनमें उत्पादन प्रक्रम में पुनः कोई शिफ्ट नहीं होता है। फर्म आर्थिक इकाइयाँ जो वस्तु और सेवा का उत्पादन करती है तथा उत्पादन के कारकों को नियोजित करती है। राजकोषीय नीति क्या होती है? सरकार की खर्च के स्तर तथा अंतरण और कर ढांचे के स्तर के संबंध में सरकार की नीति है। स्थिर विनिमय दर 2 या 2 से अधिक देशों की करेंसियों के बीच की विनिमय दर जिसका निर्धारण कुछ स्तर पर नियत कर दिया जाता है और जिनके बीच समंजन कभी कभी होता है। नम या तृतीय विनिमय दर केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप के बिना विदेशी बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित विनिमय दर। फ्लो क्या होता है? प्रवाह परिवर्तन जिसे कालावधि में परिभाषित किया जाता है। विदेशी विनिमय क्या होता है? विदेशी करेंसी परिवर्तन दिए हुए देश की देशीय करेंसी को छोड़कर अन्य सारी करेंसियाँ। विदेशी विनिमय आरक्षित किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा धारित विदेशी परिसंपत्तियाँ। उत्पादन के 4 कारक होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम वृत्ति। ये सब एक साथ वस्तु और सेवा के उत्पादन में मदद करते हैं। सकल घरेलू उत्पाद स्थितिक नाममात्र के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात होता है। सरकारी खर्च गुणक क्या होता है? सरकारी खर्च में प्रत्येक इकाई वृद्धि के फलस्वरूप निर्गत में वृद्धि के आकार को प्रदर्शित करने वाले सांख्यिकी गुणांक। सरकार क्या होती है? राज्य जो देश में कानून व्यवस्था कायम करता है, कर में शुल्क लगाता है, कानून बनाता है और नागरिकों के आर्थिक कल्याण को प्रोत्साहित करता है। अब ये देखोगे तो आर्थिक डेफिनेशन है सरकार की। महामंदी कब आई थी? 1930 के दशक की अवधि में जो न्यूयॉर्क में 1929 में स्टॉक बाजार तेजी से गिरावट के साथ शुरू हुई थी। निर्गत में गिरावट और बेरोजगारी में बड़ी मात्रा में वृद्धि देखी गई। सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तु और सेवा का समस्त मूल्य, इसमें पूंजी, स्टॉक के मूल्य ह्रास के प्रतिस्थापन, निवेश भी शामिल होते हैं। सकल राजकोषीय घाटा राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्तियों की अपेक्षा कुल सरकारी व्यय का आधिक्य जिससे ऋण का सृजन नहीं होता है। सकल निवेश पूंजीगत स्टॉक में अभिवृद्धि जिसमें पूंजी स्टॉक में होने वाले टूट फूट के लिए प्रतिस्थापन भी शामिल होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय। अब देखो इस टाइप क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछता तो घबराना नहीं है। ये मैंने देखा मेरे से नहीं रटा जाता था। जीडीपी के ये सब डेफिनेशन कोई ज़रूरत नहीं है इनका। दूसरे शब्दों में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में देश के सभी नागरिकों की समस्त आय शामिल है, जबकि सकल घरेलू उत्पाद में देशीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विदेशों के द्वारा प्राप्त आय भी शामिल किए जाते हैं और अपने देश के नागरिकों द्वारा विदेशी अर्थव्यवस्था से प्राप्त आय का निकाल दिया जाता है। सकल प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा माइनस ब्याजों की अदायगी। उच्च शक्तिशाली मुद्रा देश के मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा अपनाएगी मुद्रा, इसमें मुख्यतः करेंसी आती है। परिवार अथवा व्यक्ति जो फर्मों के उत्पादन के कारकों की आपूर्ति करते हैं, जो फर्मों से वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करते हैं। आयात क्या होता है? शेष विषय से किसी देश द्वारा खरीदी गई वस्तुएं और सेवाएं होती है। राष्ट्रीय आय की गणना की आय विधि क्या है? एक समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम कारक अदायगी आय के समस्त मूल्य की माप करके राष्ट्रीय आय की गणना की विधि होती है। ब्याज पूंजी के द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान। मध्यवर्ती वस्तुएं ऐसी वस्तु जिनका प्रयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के दौरान उत्पादन प्रक्रम में होता है। माल सूची अविकृत वस्तुएं अप्रयुक्त कच्चे माल अथवा अर्धनिर्मित वस्तु जिन्हें की कोई फर्म एक वर्ष से दूसरे वर्ष तक रखती है। जॉन मेनार्ड किंज समष्टि अर्थशास्त्र के पृथक अध्ययन की शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय इनको ही जाता है, जो कि अभी अपन इसी को तो पढ़ रहे हैं। श्रम क्या होता है? उत्पादन में प्रयुक्त मानवीय शारीरिक श्रम। भूमि उत्पादन में प्रयुक्त प्राकृतिक संसाधन नियत अथवा प्रयुक्त। वेद मुद्रा क्या होती है? ये भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा। मौद्रिक प्राधिकरण अथवा सरकार द्वारा जारी मुद्रा जिसे लेने से कोई इनकार नहीं कर सकता। अंतिम ऋणदाता किसी देश में मौद्रिक प्राधिकरण का कार्य जिसमें वह तरलता संकट और बैंक ऋण की स्थिति में व्यवसायिक बैंकों को शोधन क्षमता गारंटी प्रदान करता है। याद रखना आरबीआई और ये यूपीएससी ने 2 या 3 बार क्वेश्चन पूछा है, याद रखना ये चीज क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी। 2021 या 22 में भी क्वेश्चन आया है ये वाला। तरलता फंदा क्या होता है? अर्थव्यवस्था में ब्याज की अति निम्न दर की स्थिति जहां प्रत्येक आर्थिक एजेंट भविष्य में ब्याज दर की वृद्धि की आशा करता है। परिणाम स्वरूप बंद पत्रों की कीमतें गिरने लगती है और पूंजी को नुकसान होता है। हर व्यक्ति अपने धन को मुद्रा के रूप में रखने लगता है और मुद्रा की सट्टेबाजी की मांग असीमित हो जाती है। समष्टि अर्थशास्त्रीय मॉडल क्या होता है? विश्लेषणात्मक तर्क अथवा गणितीय रेखाचित्र प्रतिचित्रण के माध्यम से समष्टि अर्थव्यवस्था के कार्य को संस्थित रूप में प्रस्तुतिकरण। प्रबंधित नीति एक ऐसी व्यवस्था जिसमें केंद्रीय बैंक बाजार की शक्तियों के द्वारा विनिमय दर के निर्धारण को अनुमति प्रदान करता है, किंतु समय समय पर दर को प्रभावित करने के लिए हस्तक्षेप करता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त आय का अनुपात।
विनिमय माध्यम क्या होता है? वस्तु विनिमय को प्रोत्साहित करने के लिए मुद्रा का प्रदान कार्य है मुद्रा गणक। ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा 2020 का क्वेश्चन। किसी अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा पूर्ति और उच्च शक्तिशाली मुद्रा के स्टॉक का अनुपात। संकुचित मुद्रा क्या होती है? करेंसी नोट, सिक्के, मांग जमा जो जनता के लिए व्यावसायिक बैंकों में रखे जाते हैं। राष्ट्रीय प्रयोजक आय क्या होती है? बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्लस शेष विषय अन्य चालू अंतरण। निवल घरेलू उत्पाद क्या होता है? किसी देश की सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं सेवा के समस्त मूल्य जिसमें पूंजी स्टॉक के मूल्य ह्रास शामिल नहीं होते हैं। परिवारों द्वारा निवल ब्याज अदायगी। परिवारों द्वारा फर्मों को किए गए ब्याज भुगतान माइनस परिवारों द्वारा प्राप्त ब्याज भुगतान। निवल निवेश क्या होता है? पूंजी स्टॉक में अतिरिक्त वृद्धि। सकल निवेश के विपरीत जिसमें पूंजी स्टॉक के अवशय के लिए प्रतिस्थापन शामिल नहीं होता है। निवल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास। निवल राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पर अथवा राष्ट्रीय आय पर बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद अप्रत्यक्ष कर उपदान। ये कोई दिक्कत नहीं, ये कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कुछ बेसिक चीज़ें होती है ना, वो सामने मतलब समझ में आनी चाहिए। नाम मात्र विनिमय दर क्या होती है? नॉमिनल एक्सचेंज रेट। देशी मुद्रा की इकाइयों की वह संख्या जो कि कोई एक इकाई विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के लिए देता है। ये विदेशी मुद्रा की देशी मुद्रा के रूप में कीमत है। नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद चालू बाजार कीमतों पर मूल्यांकन किया जाता है। गैर कर अदायगी। परिवारों के द्वारा फर्मों या सरकारों किए गए कर भुगतान जैसे कि अर्थदंड। खुली बाजार क्रिया क्या होते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है। केंद्रीय बैंक के द्वारा आम जनता से बंद पत्र बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद या बिक्री जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि अथवा कमी ना हो। यूपी 2023 का क्वेश्चन है ये। मितव्ययता का विरोधाभास। जब लोग अत्यधिक मितव्यय हो जाते हैं तो समस्त रूप में बचत कम करते हैं तथा पूर्ववत बचत करते हैं। प्राचल शिफ्ट। प्राचल के मूल्य में परिवर्तन के कारण आलेख में शिफ्ट होना। व्यक्ति परियोज्य आय। व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। व्यक्तिगत आय क्या होगी? राष्ट्रीय आय माइनस अवितरित लाभ। परिवार द्वारा माइनस परिवार द्वारा निवल ब्याज भुगतान माइनस निगम कर प्लस सरकार और फर्मों के परिवारों का अंतरण भुगतान। व्यक्तिगत कर अदायगी। व्यक्ति पर लगाए गए कर जैसे आयकर। माल सूची में योजनागत परिवर्तन। योजनाबद्ध तरीके से माल सूची के स्टॉक में किए गए परिवर्तन। वर्तमान मूल्य बंद पत्र। मुद्रा की वह मात्रा जिससे आज ब्याज अर्जन परियोजना में रखने से उतनी ही आय का सृजन होता है जितने कि किसी बंद पत्र के द्वारा उसकी कालावधि के उपरांत होता है। व्यक्ति आय क्या होती है? निजी क्षेत्र को होने वाले निवल घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक आय प्लस राष्ट्रीय ऋण ब्याज प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय प्लस सरकार से चालू अंतरण प्लस शेष विषयों से प्राप्त अन्य निवल अंतरण होता है। राष्ट्रीय आय की गणना की उत्पाद विधि क्या होती है? किसी कालावधि में अर्थव्यवस्था में होने वाले उत्पादन के समस्त मूल्य की माप करके राष्ट्रीय आय की गणना की विधि होती है। लाभ क्या होता है? उद्यम वृत्ति से प्राप्त सेवा के लिए भुगतान। सार्वजनिक वस्तु क्या है? सामूहिक रूप से उपभोग की जाने वाली वस्तुएं अथवा सेवाएं। किसी को इससे लाभ उठाने से वंचित करना संभव नहीं है और एक व्यक्ति के उपभोग से अन्य के उपभोग में कमी नहीं होती है। जैसे मान लो बस ही हो गई जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, या मान लो कि मेट्रो मान लो। क्रय शक्ति क्षमता अंतर्राष्ट्रीय विनिमय का एक सिद्धांत है जिसके अनुसार एक समान वस्तुओं की कीमत विभिन्न देशों में समान रहती है। वास्तविक विनिमय दर घरेलू वस्तुओं के रूप में विदेशी वस्तुओं की सापेक्ष कीमत। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पादों का मूल्यांकन। लगान क्या होता है? भूमि प्राकृतिक संसाधनों की सेवाओं के लिए भुगतान। आरक्षित जमा अनुपात क्या होता है? वैश्विक बैंकों द्वारा धारित कुल जमाओं का अनुपात को आरक्षित जमा अनुपात कहते हैं। पुनः मूल्यांकन अधिकलित विनिमय दर व्यवस्था में विनिमय दर में कमी जिससे विदेशी करेंसी देशी करेंसी के रूप में सस्ती हो जाती है। राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व प्राप्ति की अपेक्षा राजस्व खर्च का आधिक्य। रिकॉर्डों का समतुल्यता वह सिद्धांत जिसमें उपभोक्ता अग्रदर्शी होते हैं और आशा करते हैं कि सरकार आज जो ऋण ग्रहण करती है बहुत से में उसके पुनः भुगतान के लिए करों में वृद्धि होगी और तदनुसार वे उपभोग का समंजन करेंगे जिससे इसका अर्थव्यवस्था पर वैसा ही प्रभाव होगा जैसा कि कर में वृद्धि से आज होता है। सट्टेबाजी के लिए मांग। धन के भंडार के रूप में मुद्रा की मांग। सामूहिक तरलता अनुपात। ये भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है। वैश्विक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशिष्ट तरलता परिसंपत्ति में निवेश करने के लिए कुल मांग और आवधिक जमा का अंश होता है। स्थिरीकरण किसी देश के मौद्रिक प्राधिकरण के द्वारा मुद्रा बाजार में बहिर्जात अथवा कभी कभी बाह्य आघातों जैसे विदेशी विनिमय अंतरप्रवाह में वृद्धि के विरुद्ध मुद्रा की पूर्ति को स्थायी रखने के लिए किया गया हस्तक्षेप होता है। स्टॉक जिन परिवर्तनों का परिभाषा निश्चित काल बिंदु पर की जाती है। मूल्य का संचय क्या होता है? भविष्य में उपयोग के लिए मुद्रा के रूप में धन का संचय किया जा सकता है। मुद्रा के इस कार्य को मूल्य का संचय भी कहा जाता है। लेन देन मांग। लेन देन कार्यों के लिए मुद्रा की मांग। सरकार और फर्मों से परिवारों का अंतरण भुगतान।
अंतरण भुगतान ऐसा भुगतान है जो कि उसके बदले में कोई सेवा प्राप्त किए ही भुगतान करता। उदाहरण तो उपहार, छात्रवृत्ति, पेंशन। ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था, आप देखना 2018 या 19 का क्वेश्चन है। आई थिंक मेरे अनुसार 2018 का क्वेश्चन है वो, ये क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने। अवितरित लाभ क्या होता है? निजी या सरकारी स्वामित्व के फर्मों द्वारा अर्जित लाभ जिसका वितरण उत्पादन के कारकों के बीच नहीं होता है। बेरोजगारी दर, रोजगार प्राप्त करने में असमर्थ लोगों की संख्या जो कि रोजगार की तलाश में है, और रोजगार की तलाश में लोगों की कुल संख्या का अनुपात। लेखांकन इकाई विभिन्न वस्तुओं के मूल्य की माप और तुलना के लिए मुद्रा की भूमिका एक पैमाने के रूप में हुआ। माल सूची में अनियमित परिवर्तन, माल सूची का स्टॉक परिवर्तन जो अप्रत्याशित तरीके से होता है। मूल्यवर्धन, वैल्यू एडिशन क्या होता है? उत्पादन की प्रक्रिया में फर्म का निव्वल योगदान। इसकी परिभाषा इस तरह से की जाती है कि उत्पादन का मूल्य माइनस उपयोग में लाएगी मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य होता है। मजदूरी, श्रमिकों की सेवा के लिए भुगतान होता है। थोक कीमत सूचकांक क्या होता है? भारित औसत कीमत स्तर में प्रतिशत परिवर्तन। हम इन वस्तुओं के समूह की कीमतों को लेते हैं जिनकी खरीद बिक्री थोक में की जाती है। अब देखिए इसमें 4 या 5 चैप्टर है, इम्पोर्टेंट है वो, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखो ये तो नॉर्मल है, तो इससे तो कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीय आय लेखांकन पहले इससे क्वेश्चन बनते थे, अब भाई बनेगा तो कोई एक आध क्वेश्चन बन जाए तो बन जाए, चांस थोड़ा कम है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे सबकी बार भी इससे क्वेश्चन बना था। आय और रोजगार ये भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सरकारी बजट ये भी थोड़ा बहुत कम, पर करंट जब बजट पढ़ते हैं उसको ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लोगों 2 क्वेश्चन कभी 3-3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, और वो मैं बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है। तो अच्छा चैप्टर है इसमें, तो याद रखना पहला चैप्टर तो जस्ट ओनली इंट्रोडक्शन है, तो आज 1-2 चैप्टर पढ़ लेते हैं अपन, फिर कल इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो वो पहले बता रहा हूँ पहला चैप्टर कोई काम का नहीं है, तो इसमें बच्चे कितने 5 चैप्टर। देखो ना, एक साथ जैसे हमारे साथ ज्योग्राफी तुम लोग पढ़ चुके हो, इकोनॉमी पढ़ चुके हो, अब तो इसमें सेलेक्टिव हो जाना, ऐसे सारा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। जैसे कुछ चैप्टर मैंने उस ज्योग्राफी पढ़ाते वक्त भी बताया था कि ये चैप्टर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इकोनॉमी में ये चीज़ याद रखना, जैसे 12th वाला वो पार्ट पढ़ना ही नहीं है, पहला कोई मतलब नहीं है, उसको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। और जैसे 11th में मेरा मानना है कि एक बार पढ़ लेना, एक बार अच्छे से पढ़ लेना, पर थोड़ा बहुत हल्का सा हाईलाइट कर लेना, फिर उसके बाद बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। 9th 10th एक बार हल्का सा पढ़ के हाईलाइट कर लेना जहाँ मैंने इंपॉर्टेंट बताया थोड़ा बहुत, ठीक है। ये वाला भी बस एक बार पढ़ के साइड में कर देना, फिर उसके बाद जो भी आपने रामेश सर का नोट्स फॉलो करो या जो भी आपकी क्लास के है के और उनका, उसको पढ़ो, ठीक है। यहाँ से देखो 4 से 5 क्वेश्चन ही आते हैं, क्योंकि करंट अफेयर के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमी में। चलो ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के मूलभूत अध्ययन से आप अवश्य ही पूर्व परिचित होंगे। इस अध्याय के आरंभ में आपको विशिष्ट व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच अंतर का एक सरलीकृत विवरण प्रस्तुत किया गया जिससे आप परिचित होंगे। आप में से जो लोग आगे चलकर उच्चतर अध्ययन में अर्थशास्त्र में विशिष्टता प्राप्त करने का सुझाव करेंगे, वे आज समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में अर्थशास्त्रियों द्वारा उपयोग किए गए अधिक जटिल विश्लेषणों से अवगत होंगे, किंतु समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के मूल प्रश्न वही रहेंगे। आप पाएंगे कि वास्तव में व्यापक आर्थिक प्रश्न हैं जिनका संबंध सभी नागरिकों से है। क्या संपूर्ण रूप से कीमतें बढ़ेगी या घटेगी? क्या संपूर्ण देश में अथवा अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में रोजगार की दशा बेहतर है अथवा बुरी हालात में है? अर्थव्यवस्था अच्छी है अथवा बुरी, से प्रदर्शित करने का संकेत क्या होगा? राज्य कौन सा कदम उठाएगी अथवा लोगों की मांग करेंगे जिससे अर्थव्यवस्था की दशा में सुधार हो? ये ऐसे प्रश्न हैं जो हमें देश के पूर्ण रूप से सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के संबंध में विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में इन प्रश्नों पर जटिलताओं के विभिन्न स्तरों पर विचार किया जाता है। इस पुस्तक में आपको परिचय समष्टि अर्थशास्त्रीय विश्लेषण के कुछ मूल सिद्धांतों से होगा। जहाँ तक संभव होगा कि सिद्धांतों को सरल भाषा में वर्णन किया जाएगा। कभी कभी पाठकों को कुछ कठिनाइयों से परिचय करवाने के लिए प्रारंभिक बीजगणित का प्रयोग किया जाएगा। यदि हम किसी देश की अर्थव्यवस्था को संपूर्ण रूप से देखें तो हम पाएंगे कि अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं सेवाओं की निर्गतों के स्तर में एक साथ संचालन की प्रवृत्ति होती है। उदाहरण के लिए यदि खाद्यान्न की निर्गत में वृद्धि होती है तो आमतौर पर औद्योगिक वस्तुओं पर निर्गत स्तर भी बढ़ता है। औद्योगिक वस्तुओं में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की निर्गत में एक साथ वृद्धि या ह्रास की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार से विभिन्न वस्तुओं सेवाओं की कीमत में साधारण तथा एक साथ बढ़ने या घटने की प्रवृत्ति होती है। हम भिन्न भिन्न उत्पादन इकाइयों में रोजगार के स्तर को भी एक साथ घटते या बढ़ते हुए देख सकते हैं। यदि किसी अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादन इकाइयों में समस्त निर्गत का स्तर, कीमत स्तर या रोजगार का स्तर एक दूसरे से निकट संबंधित हो तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का विश्लेषण कार्य अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। उपयुक्त परिवर्तनों के संबंध में व्यक्तिगत
यह समग्र स्तर पर विचार करने के बजाय हम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के एक प्रतिनिधि के रूप में एक वस्तु के बारे में विचार कर सकते हैं। इस प्रतिनिधि वस्तु का उत्पादन स्तर सभी वस्तुओं और सेवाओं के औसत उत्पादन स्तर के अनुकूल होगा। इस तरह इस प्रतिनिधि वस्तु का कीमत स्तर अथवा रोजगार स्तर अर्थव्यवस्था के सामान्य कीमत और रोजगार स्तर को प्रतिबिंबित करेगा। अभी नॉर्मल इंट्रोडक्शन है, यहाँ से कोई क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती नहीं है। मतलब यही बता रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, क्या जरूरत है बस इनका। समष्टि अर्थशास्त्र में हमने सामान्यतः इस विश्लेषण को सरलीकृत किया है कि एकल काल्पनिक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने पर कैसे देश का कुल उत्पादन तथा रोजगार के स्तर का संबंध उन विशेषताओं जिन्हें परिवर्तित करते हैं जैसे कीमत, ब्याज दर, मजदूरी दर, लाभ इत्यादि से है तथा इससे क्या होता है। हम इसे सरलीकृत करने में सक्षम हैं और इस तरह उपयोगी तरीके से अध्ययन के द्वारा उसका सार प्राप्त करते हैं कि उन अधिसंख्यक वास्तविक वस्तुओं के साथ क्या होता है जो बाजार में खरीदी और बेची जाती है। क्योंकि सामान्यतः हम देखते हैं कि जो कीमत, ब्याज, मजदूरी तथा लाभ इत्यादि के साथ होता है कमोबेश वही दूसरी वस्तुओं के साथ भी होता है। खास तौर से जब इन गुणों में तेजी से बदलाव आना शुरू हो जाता है उसी तरह से जैसे कि कीमतें बढ़ती है जिसे मुद्रास्फीति कहा जाता है, या रोजगार तथा उत्पादन स्तर गिरते रह जाते हैं जिसे मंदी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, मंदी में क्या होता है, रोजगार तथा उत्पादन स्तर गिरते हैं। मुद्रास्फीति में क्या होता है कि कीमतें बढ़ जाती हैं। तो ये थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होना चाहिए। इन परिवर्तनों के संचालन की सामान्य दिशा सभी व्यक्तिगत वस्तुओं के लिए सामान्यतः उसी प्रकार होती है जैसे कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था के लिए समर्थ रूप से दिखलाई पड़ती है। हम नीचे देखेंगे कि कभी कभी हम इस उपयोगी सरलीकरण से विश्लेषण की ओर भी जाएंगे जब हम यह अनुभव करेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से विभिन्न क्षेत्रों से मिलकर बनती प्रतीत होती है। कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्रों को, उदाहरण के लिए कृषि या उद्योग की अति निर्भरता, यहाँ तक कि कीमतों के बीच प्रतिद्वंद्विता या क्षेत्रों के बीच संबंध, जैसा कि एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में पारिवारिक क्षेत्र या व्यापारिक क्षेत्र और सरकार एक अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से देखने की अपेक्षा उसे देश की अर्थव्यवस्था की कुछ चीज़ों की ओर अच्छी तरह से समझने में सहायता मिलती है। विभिन्न वस्तुओं को छोड़कर प्रतिनिधि वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना सुविधाजनक हो सकता है, लेकिन इस प्रक्रिया में किसी वस्तु विशेष के विशिष्ट गुणों की अपेक्षा हो सकती है। उदाहरणतः कृषि और औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन की दशाएं बिल्कुल भिन्न प्रकृति की होती, अथवा यदि सभी प्रकार के श्रमिकों के लिए एक श्रमिक प्रतिनिधि कोटे को ले तो हम किसी फर्म के प्रबंध और लेखाकार के श्रम के बीच भेद नहीं कर पाएंगे। अतः कई मामलों में वस्तु, श्रम अथवा उत्पादन तकनीक की एकल प्रतिनिधि कोटि के स्थान पर हम विभिन्न प्रकार की वस्तु ले सकते हैं। उदाहरण के लिए अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादित सभी प्रकार की वस्तुओं के लिए प्रतिनिधि के रूप में 3 सामान्य प्रकार की वस्तु ली जा सकती है: कृषि वस्तुएं, औद्योगिक वस्तुएं और सेवाएं, वही मैन्युफैक्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर और सर्विस सेक्टर। इन वस्तुओं के उत्पादन तकनीकी और कीमत में अंतर हो सकता है। समष्टि अर्थशास्त्र में यह भी विश्लेषण करने का प्रयास किया जाता है कि विभिन्न वस्तुओं का व्यक्तिगत निर्गत स्तर, कीमतें, रोजगार का स्तर आदि का निर्धारण कैसे किया जाता है। यहाँ की गई इस चर्चा और विशिष्ट व्यष्टि अर्थशास्त्र के अपने पूर्व अध्ययन से शायद आपको यह समझ में आ गया होगा कि समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र किस प्रकार भिन्न है। संक्षिप्त रूप में, सार के रूप में देखें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में आपको व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट और प्रेरणाओं जिनसे वे चालित होते हैं कि प्रकृति को उल्लेख मिलता है। ये व्यष्टि, जिसका अर्थ छोटा है, एजेंट है अर्थात उपभोक्ता जो अपनी रुचि और आय के अनुरूप क्रय करने के लिए वस्तुओं के इष्टतम संयोग का चयन करता है। याद करो, उसका पहला या दूसरा अध्याय पढ़े थे। उत्पादक जो अपनी उत्पादित वस्तुओं से अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए अपनी लागत को कम से कम रखता है और वस्तुओं को बाजार में ऊंची से ऊंची कीमत पर बेचता है। दूसरे शब्दों में व्यष्टि अर्थशास्त्र मांग और पूर्ति के व्यक्तिगत बाजारों का अध्ययन है, जिसमें आर्थिक भूमिका निभाने वाले अथवा निर्णयकर्ता भी व्यक्ति होते हैं, क्रेता या विक्रेता कंपनियां भी, जो अपने लाभों को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं। उत्पादक अथवा विक्रेता और उनके व्यक्तिगत संतुष्टि अथवा कल्याण स्तर उपभोक्ता के रूप में, पर बड़ी कंपनी भी इस अर्थ में व्यष्टि ही है कि उसे अपने शेयर धारकों के हितों में कार्य करना पड़ता है, जो कि संपूर्ण देश के हित के लिए नहीं होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के लिए मैक्रो का तात्पर्य बड़ा संपूर्ण देश को प्रभावित करता है, जैसे मुद्रास्फीति अथवा बेरोजगारी का उल्लेख नहीं है, या फिर मान लिया गया कि ये ऐसे परिवर्तन नहीं है कि व्यक्ति क्रेता अथवा विक्रेता बदल सकते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र के निकट तब आया जब उसे सामान्य संतुलन यानी मांग तथा पूर्ति का संतुलन अर्थशास्त्र के प्रत्येक बाजार में दिखलाई पड़ा। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्थितियों को संबोधित करने का प्रयास किया जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने भी यह सलाह दी है कि यदि प्रत्येक बाजार में क्रेता और विक्रेता अपने निजी हितों को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेंगे तो अर्थशास्त्रियों को संपूर्ण देश के धन और कल्याण के बारे में अलग से विचार करने की आवश्यकता ही नहीं होगी।
किंतु अर्थशास्त्रियों ने कालक्रम में अन्वेषण किया कि उन्हें आगे देखना होगा। अभी एडम स्मिथ कौन है? वही एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र के रूप में जनक के रूप में जाना जाता है। उस समय यह विषय राजनीतिक अर्थशास्त्र के रूप में जाना जाता था। वे स्कॉटलैंड के निवासी थे एवं ग्लासगो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। उन्हें दार्शनिक शास्त्र में प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था। उनकी प्रकाशित पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस विषय की मुख्य व्याख्यात्मक पुस्तक के रूप में जाना जाता है। पुस्तक के अनुच्छेद से कसाई किण्वक एवं नानाभाई के परोपकारिता की भावना से हम भोजन की उम्मीद नहीं करते हैं, बल्कि वे भी स्वयं को स्वार्थ की पूर्ति के लिए ऐसा करते हैं। हम अपनी ज़रूरतों की बात करते हैं, न कि मानवता की। यहाँ तक कि उनके स्वयं प्रेम और उनकी आवश्यकता के लिए भी चर्चा नहीं करते, लेकिन उनकी सुविधा के लिए स्वतंत्र बाजारी अर्थव्यवस्था की वकालत जरूर करते हैं। इसमें से पहले फ्रांस के फिजियोक्रेट्स राजनीतिक अर्थशास्त्र के महान विचारक थे। अब ये बताया गया कि भाई इसने कैसे जन्म दिया अर्थशास्त्र का एक अलग स्वतंत्र सब्जेक्ट के रूप में। अर्थशास्त्री ने पाया कि प्रथम कुछ मामलों में बाधा विद्यमान नहीं रहता। जैसे मैं बता रहा हूँ, ये चैप्टर है इकोनॉमी, जिनको ऑप्शनल होता है उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। बाधा विद्यमान नहीं होता। द्वितीय, कुछ अन्य मामलों में बाधा विद्यमान रहता है, किंतु संतुलन मांग और पूर्ति को उत्पादन करने में असमर्थ रहता है। तृतीय, जो सबसे महत्वपूर्ण है, अधिकांश स्थितियों में समाज अथवा राज्य अथवा समस्त जनता का कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निस्वार्थ रूप से रोजगार, प्रशासन, प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का निर्णय लेना पड़ता है, जिनके लिए वैयक्तिक आर्थिक एजेंटों के द्वारा लिए गए व्यष्टि शास्त्रीय निर्णय के कुछ समस्त प्रभाव में परिवर्तन करना पड़ता है। इन उद्देश्यों के लिए समस्या शास्त्र के विद्वानों को करारोपण और अन्य बजट नीतियों को मुद्दा पूर्ति में बदलाव लाने वाली नीतियों, ब्याज दर, मजदूरी, रोजगार और निर्गत का बाजार में पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना पड़ता है। अतः समस्या शास्त्र का मूल्य व्यष्टि शास्त्र में होता है, क्योंकि इसमें बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों के समस्त प्रभाव का अध्ययन करना पड़ता है। यदि आवश्यक हुआ तो इन शक्तियों के परिवर्तन के लिए लक्ष्य नीति का भी प्रयोग करना पड़ता है। यह बाजार के बाहर समाज की रुचि का अनुकरण करने के लिए होता है। भारत जैसे विकासशील देश में इस प्रकार के चुनाव बेरोजगारी को दूर अथवा कम करने के लिए सभी नागरिकों के लिए शिक्षा और प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने, सुशासन प्रदान करने, देश को समुचित प्रतिरक्षा आदि प्रदान करने के लिए इस प्रकार का चयन करना पड़ता है। समष्टि अर्थशास्त्र की दो सामान्य विशेषताएं जो कि सूची की स्थितियों में प्रयोग करना स्पष्ट है। संक्षेप में इसका उल्लेख नीचे किया गया है। प्रथम, समष्टि अर्थशास्त्र में निर्णयकर्ता अथवा आर्थिक भूमिका अदा करने वाले कौन होते हैं? समष्टि अर्थशास्त्रीय नीतियों का अनुपालन राज्य स्वयं अथवा वैधानिक निकाय जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और इसी प्रकार की संस्था करते हैं। विधि अथवा भारतीय संविधान में जैसा कि परिभाषित की गई है कि ऐसे प्रत्येक निकाय को एक अथवा अधिक सार्वजनिक लक्ष्य का अनुपालन करना होगा। ये लक्ष्य उन वैयक्तिक आर्थिक एजेंटों का लक्ष्य नहीं है जो निजी लाभ अथवा कल्याण को अधिकतम करना चाहते हैं। अतः समष्टि अर्थशास्त्र के एजेंट मूल रूप से वैयक्तिक निर्णयकर्ता से अलग होते हैं। ये सारी बात तो वही है। देखो, कोई पीटी मेंस का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ से चीज़ रखना। ये जो जहाँ अपन जिनका ज्योग्राफी इकोनॉमी ऑप्शनल है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। समष्टि अर्थशास्त्र के निर्णयकर्ता क्या करने का प्रयास करते हैं? स्पष्टतः उनको आर्थिक उद्देश्य के बाहर जाना पड़ता है और जिन सार्वजनिक आवश्यकताओं की चर्चा हमने ऊपर की है उनके लिए आर्थिक संसाधनों का परिनियोजन करने का निर्णय लेना पड़ता है। इस प्रकार के क्रियाकलाप का लक्ष्य व्यक्ति के निजी हित के लिए नहीं होता है। इनका अनुपालन संपूर्ण देश और उसकी जनता के कल्याण के लिए होता है। आर्थिक एजेंट कौन होते हैं? आर्थिक इकाई अथवा आर्थिक एजेंट से हमारा तात्पर्य उन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से जो आर्थिक निर्णय लेते हैं। वे उपभोक्ता हो सकते हैं जो ये निर्णय लेते हैं कि क्या और कितना उपभोग करना है। वे वस्तु सेवा के उत्पादक भी हो सकते हैं जो ये निर्णय लेते हैं कि क्या उत्पादन करना है और कितना करना है। वे सरकार, निगम, बैंक जैसी संस्थाएं भी हो सकती है जो विभिन्न प्रकार के आर्थिक निर्णय लेते हैं, जैसे कितना खर्च करना है, साख पर कितना ब्याज देना और कितना कर लगाना है। समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, ये सब चीज़ याद रखो, अपना कोई काम का नहीं है। देखो याद करो, मैंने 12 ज्योग्राफी का था, तभी मैंने बोला था कि ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों का ही है। ऐसे हर एनसीईआरटी में होता है। समष्टि अर्थशास्त्र का एक अलग शाखा के रूप में उद्भव ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स के प्रस्तुत पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के 1936 ईस्वी में प्रकाशित होने के बाद होगा। इनसे पहले अर्थशास्त्र में चिंतन का प्राबल्य था कि सारे श्रमिक जो काम करने के इच्छुक है उन्हें काम मिलेगा और सारे कारखाने अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करते रहेंगे। विचारकों के संप्रदाय की क्लासिक परंपरा के रूप में जाना जाता है, परंतु ऐसा नहीं होता ना भाई। जो बिजनेसमैन है तो अपने फायदे के लिए देखता है। तो ये देखिए, जॉन मेनार्ड किन्स कौन है? ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स का जन्म 1883 में हुआ था। उनकी शिक्षा किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में हुई थी और बाद में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त हुए। प्रथम विश्व युद्ध के वर्षों में वे तीक्ष्ण
विविधता के अलावा सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के रूप में भी जुड़े रहे। अपनी पुस्तक इकोनॉमिक्स कंसिक्वेंसेज ऑफ द पीस 1919 में युद्ध की शांति समझौते के भंग होने की भविष्यवाणी उन्होंने कर दी थी। उनकी पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 20वीं सदी के अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है। किन्स विदेशी मुद्रा के समझदार सट्टेबाज थे। तो इसने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि जब 1919 में जब वर्ल्ड खत्म होता है, वर्ल्ड वार फर्स्ट, तो इसने बोल दिया था कि 10 साल बाद में जरूर दोबारा होगा। सब लोग उस टाइम आश्चर्यचकित, तो ऐसा बोल क्यों रहा है कि लोग इतना युद्ध में इतना लोग मर गए उसके बावजूद भी। किंतु 1929 की महामंदी और उसके बाद के वर्षों में देखा गया कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों में निर्गत और रोजगार के स्तर में भारी गिरावट आई। इसका प्रभाव दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ा। बाजार में वस्तुओं की मांग कम थी और कई कारखाने बेकार पड़े थे। श्रमिकों को काम से निकाल दिया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1929 से लेकर 1933 तक बेरोजगारी की दर 3% से बढ़कर 25%। बेरोजगारी की दर परिभाषित इस प्रकार की जा सकती है कि लोगों की संख्या जो कम करने के इच्छुक है किंतु काम करने के इच्छुक है किंतु काम नहीं करते हैं, में लोगों की कुल संख्या जो काम करने के इच्छुक है और काम करते हैं से भाग देकर जो भागफल प्राप्त होता है उस रूप में प्राप्त की जाती है। उस अवधि के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में समस्त निर्गत में लगभग 33% की गिरावट आई। इन घटनाओं ने अर्थशास्त्रियों को नए तरीके से अर्थव्यवस्था के प्रकार्य के संबंध में सोचने को प्रेरित किया। यह सच है कि जिस अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी लंबी अवधि तक विद्यमान होगी वहाँ एक सिद्धांत की प्रस्तुति और उसकी व्याख्या की आवश्यकता होगी। किन्स की पुस्तक इस दिशा में एक प्रयास साबित हुई। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत उनका दृष्टिकोण अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली तथा विभिन्न क्षेत्रों की परस्पर निर्भरता का परीक्षण करना था। समस्या अर्थशास्त्र जैसे विषय का उद्भव हुआ। समस्या अर्थशास्त्र के वर्तमान पुस्तक का संदर्भ क्या है भाई? हम जानते हैं कि अध्ययन के अंतर्गत इस विषय का एक विशेष ऐतिहासिक संदर्भ है। हम इस पुस्तक में पूंजीवादी देश की अर्थव्यवस्था के कार्य का परीक्षण करेंगे। पूंजीवादी देश में उत्पादन क्रियाकलाप मुख्य रूप से पूंजीवादी उद्यमियों के द्वारा किए जाते हैं। किसी विशिष्ट पूंजीवादी उद्यम में एक या अनेक उद्यमी ऐसे लोग हैं जो बड़े निर्णय के लिए नियंत्रण का कार्य करते हैं तथा फर्म या उद्यम के साथ जुड़े बड़े जोखिम का वहन करते हैं। ठीक है, उद्यमी होते हैं। वे उद्यम को चलाने के लिए स्वयं पूंजी की पूर्ति करते हैं या पूंजी उधार लेते हैं। उत्पादन के संचालन के लिए उन्हें प्राकृतिक संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ती है। इनमें कुछ संसाधनों का उपयोग उत्पादन की प्रक्रिया में होता है जैसे कच्चे माल, तथा कुछ तो स्थायी पूंजी के रूप में होता है जैसे भूखंड। उत्पादन के संचालन के लिए उन्हें मानव श्रम के महत्वपूर्ण अंश की आवश्यकता होती है जिसे हम श्रम के रूप में सूचित करेंगे। इन 3 प्रकार के उत्पादन के कारकों जैसे पूंजी, भूमि, श्रम की सहायता से निर्गत का उत्पादन करने के बाद उद्यमी उत्पादों का बाजार में बेचते हैं। इससे प्राप्त मुद्रा को संप्राप्ति कहते हैं। इस संप्राप्ति का कुछ अंश भूमि को उसके उपयोग के लिए अधिशेष के रूप में प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार कुछ अंश पूंजी को ब्याज के रूप में तथा कुछ श्रम की मजदूरी के रूप में प्रदान किया जाता है। शेष संप्राप्ति को उद्यमी की आय कहते हैं जो लाभ कहलाता है। इस लाभ का उपयोग उत्पादक आगे नई मशीन खरीदने अथवा नए कारखाने लगाने के लिए करते हैं ताकि उत्पादन का विस्तार हो। उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिए जो व्यय किया जाता है उसे निवेश व्यय कहते हैं। संक्षेप में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। वह अर्थव्यवस्था जिसमें अधिकांश आर्थिक क्रियाकलापों के निम्नलिखित अभिलक्षण हो। पहला क्या है? उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। बाजार में निर्गत को बेचने के लिए उत्पादन किया जाता है। श्रमिकों की सेवा का क्रय विक्रय की निश्चित कीमत पर होता है जिसे मजदूरी दर कहते हैं। श्रम का क्रय विक्रय जिस दर पर किया जाता है उसे श्रम की मजदूरी दर कहते हैं। यदि हम उपरोक्त 3 मानदंडों को विश्व के देशों के संदर्भ में लागू करें तो हम पाएंगे कि पूंजीवादी देश पिछले 3 से 400 वर्षों के दौरान अस्तित्व में आए हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान में भी उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया कुछ ही देश पूंजीवादी देशों की श्रेणी में आएंगे। कई अलग विकसित देशों में खास करके कृषि में उत्पादन कार्य किसान परिवारों के द्वारा किया जाता है। मजदूरी श्रम का प्रयोग भी कभी कभार होता है और अधिकतर श्रम कार्य परिवार के सदस्य स्वयं करते हैं। उत्पादन केवल बाजार के लिए नहीं होता, उत्पादन के एक बड़ा अंश परिवार के द्वारा उपभोग में लाया जाता है। प्रायः किसानों के पूंजी स्टॉक में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होती है। अधिसंख्या आदिवासी समाज में भूमि का स्वामित्व भी नहीं होता है। भूमि का स्वामित्व तो समस्त जनजाति के पास हो सकता है। हमने इस पुस्तक में जो विश्लेषण प्रस्तुत किया है वह ऐसे समाजों पर लागू नहीं होता है। किंतु यह सच है कि अनेक विकासशील देशों में जो उत्पादन की इकाइयाँ मौजूद हैं वह पूंजीवादी सिद्धांतों के अनुरूप है। इस पुस्तक में उत्पादन इकाइयों को फर्म कहा गया है। किसी फर्म के कारोबार के संचालन का दायित्व उद्यमियों के ऊपर होता है। उद्यमी बाजार से श्रमिकों को किराए पर लाकर अपने उत्पादन प्रक्रम में नियोजित करता है। इसी प्रकार वह भूमि में पूंजी का भी नियोजन करता है। इन आगतों के नियोजन के उपरांत उद्यमी उत्पादन प्रक्रिया का संचालन करता है।
उनका उद्देश्य वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन कर, जिसे निर्गत कहा जाता है, बाजार में उनको बेचना और उससे लाभ प्राप्त करना होता है। इस प्रक्रिया में उसे जोखिम व अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, वह जिन वस्तुओं का उत्पादन करता है वह ऊंची कीमत पर नहीं बिक पाती। इससे उद्यमी के लाभ में कमी होती है। ध्यान देने की बात है कि पूंजीवादी देशों में उत्पादन के कारक अपनी आय का सृजन उत्पादन की प्रक्रिया या उससे प्राप्त निर्गत को बाजार में बेचकर करते हैं। पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या ग्रोथ में पढ़ भी चुके हैं इस टाइप के बारे में। विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देशों में निजी पूंजीवादी क्षेत्र के अलावा राज्य में उसके अनुरूप एक संस्था होती है। राज्य की भूमिका कानून बनाने, उसे लागू करने और न्याय दिलाने में होती है। कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ राज्य उत्पादन कार्य भी करता है। कर लगाने और सार्वजनिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण पर व्यय करने के अतिरिक्त राज्य के द्वारा स्कूल कॉलेज भी चलाए जाते हैं तथा स्वायत्त सेवाएं प्रदान की जाती है। जब हम किसी देश की अर्थव्यवस्था को वर्णन करें तो राज्य के इन आर्थिक प्रकारों को उल्लेख करना आवश्यक है। राज्य सूचित करने के लिए सुविधा की दृष्टि से हम आगे सरकार का शब्द का प्रयोग करेंगे। किसी अर्थव्यवस्था में फर्म और सरकार के अतिरिक्त दूसरा जो बड़ा क्षेत्र होता है उसे पारिवारिक क्षेत्र कहते हैं। यहाँ परिवार से हमारा तात्पर्य एकल व्यक्ति उपभोक्ता जो अपने उपभोग से संबंधित निर्णय अथवा कई व्यक्तियों के समूह जिसके उपभोग संबंधित निर्णय संयुक्त रूप में लिए जाते हैं से है। परिवार ही बचत करते हैं और कर अदा करते हैं। उन्हें इन क्रियाकलापों के लिए पैसे कैसे मिलते हैं? हम जानते हैं कि परिवार में कई लोग होते हैं। ये लोग फर्मों में श्रमिकों के रूप में काम करते हैं और मजदूरी प्राप्त करते हैं। वे सरकारी विभागों में भी काम करते हैं और वेतन प्राप्त करते हैं। देखो ये चेयर देखो, जो लेबर काम कर रहा है उसको मजदूरी बोला जाता है। जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है या प्राइवेट में भी अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में कर रहा है तो उसको वेतन बोला जाता है। छोटे मोटे एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अथवा वे फर्मों के स्वामी भी हो सकते हैं जो लाभ कमाते हैं। फर्मों के उत्पादों की जिस बाजार में बिक्री होती है वह सचमुच परिवार की मांग के बिना कार्य कर ही नहीं सकता। अब कौन आया है? काजल कहाँ गायब रहते हो तुम? सर मैं कहाँ गायब हूँ, मैं तो यही हूँ। तो तुम क्लास इतनी लेट कैसे आई हो? सर लाइट नहीं थी मेरे यहाँ। लाइट नहीं है? हाउ इट इज पॉसिबल? सर चली जाती है यहाँ। ठीक है, कोई नहीं। कहाँ पहुँच गए थे अपन? ये तो पढ़ लेते। कहाँ पहुँचे थे अपन? अमित सर नीचे। हाँ ये पूंजीवाद पिछले 3 दशकों 4 दशकों में। ये इधर थे अपन। कहाँ सोते रहते तुम? चलो ठीक है, देखो किसी अर्थव्यवस्था में फर्म और सरकार के अतिरिक्त दूसरा जो बड़ा क्षेत्र होता है उसे पारिवारिक क्षेत्र कहते हैं। ये भी पढ़े थे अपन, कहाँ पढ़े, छोड़ो कोई नहीं। यहाँ परिवार से हमारा तात्पर्य एकल व्यक्तिगत उपभोक्ता जो अपने उपभोग से संबंधित निर्णय अथवा कई व्यक्तियों के समूह जिसके उपभोग संबंधित निर्णय संयुक्त रूप से लिए जाते हैं से है। परिवार ही बचत करते हैं और कर अदा करते हैं। उन्हें इन क्रियाकलापों के लिए पैसे कम कैसे मिलते हैं? हम जानते हैं परिवार में कई लोग होते हैं। ये लोग फर्मों से श्रमिकों के रूप में काम करते हैं, उन्हें मजदूरी प्राप्त करते हैं और वे सरकारी विभागों में काम करते हैं और वेतन प्राप्त करते हैं। अथवा वे फर्मों के स्वामी भी हो सकते हैं जो लाभ कमाते हैं। फर्मों के उत्पादों की जिस बाजार में बिक्री होती है वह सचमुच परिवार की मांग के बिना कार्य कर ही नहीं सकता। इसके अलावा वे भूमि को पट्टे पर देकर अथवा पूंजी को उधार देकर भी ब्याज कमा सकते हैं। अभी तक हमने देशी अर्थव्यवस्था के प्रमुख घटकों का उल्लेख किया है, लेकिन विश्व के सारे देश बाह्य व्यापार भी करते हैं। बाह्य क्षेत्र हमारे अध्ययन का चौथा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बाह्य क्षेत्र से व्यापार 3 प्रकार से ही हो सकता है। जब कोई देश अपनी घरेलू वस्तु विश्व के अन्य देशों से बचत करते हैं तो उसे निर्यात कहते हैं। भेजते हैं मतलब समझ बात है, भारत यहाँ से मान लो सेब भेज रहा है तो ये निर्यात हो गया। भारत वहाँ से मान लो तेल मंगा रहे तो ये आयात हो गया। ठीक है, जब कोई देश जब विश्व के अन्य देशों से वस्तु खरीदता तो उसे आयात कहते हैं। आयात और निर्यात के अलावा दूसरी तरह से भी विश्व के अन्य देश किसी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। किसी देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी का प्रवाह हो सकता है अथवा कोई देश विदेशों में भी पूंजी को निर्यात कर सकता है। तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। देखो ये चैप्टर कोई काम का नहीं था, मैं पहले बता रहा हूँ।
अब देखो ये वाला जो चैप्टर है पहले क्वेश्चन ज़रूर आते थे राष्ट्रीय आय का लेखांकन से, पर अब क्वेश्चन थोड़ा चांसेस कम ही रहते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लो, इसको पढ़ लेते हैं, फिर 4 चैप्टर अपन 2-2 दिन में 2-2 चैप्टर करके कर लेंगे, या एक कल कंप्लीट कर दूंगा, जैसे भी देखते हैं, ठीक है। इस अध्याय में हम एक सरल अर्थव्यवस्था के मूल कार्य पद्धति का परिचय प्राप्त करेंगे। इस अध्याय के खंड 2.1 में हमने कुछ प्रारंभिक विचारों को उल्लेख किया है, जिसके साथ हम कार्य करेंगे। अध्याय खंड के 2.2 में हमने वर्तुल पथ पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों से गुजरने वाली संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्त आय को हम कैसे आकलन कर सकते हैं, इसका वर्णन किया है। इस खंड में राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियों को उल्लेख है, नामत, उत्पादित विधि, व्यय विधि और आय विधि। अंतिम खंड 2.3 में राष्ट्रीय आय की विविध उपकोटियों का वर्णन है। इसमें विभिन्न कीमत सूचकांकों जैसे सकल घरेलू उत्पाद, अविस्फीति, उपभोक्ता कीमत सूचकांक, थोक कीमत सूचकांक की परिभाषा दी गई है, और किसी देश के समस्त कल्याण के सूचक के रूप में उस देश के सकल घरेलू उत्पाद को लेने में जो समस्या आती है उन पर भी चर्चा की गई है। समष्टि अर्थशास्त्र की कुल मूलभूत संकल्पनाएं क्या है? आधुनिक अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में स्थापित करने वाले अर्थशास्त्रियों में अग्रणी एडम स्मिथ ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण कृति को एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन का नाम दिया। किसी राष्ट्र की आर्थिक संपत्ति सृजन कैसे होता है, देश अमीर अथवा गरीब कैसे बनते हैं, यह अर्थशास्त्र के कुछ केंद्रीय प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि जिन देशों की खनिज अथवा वन अथवा अधिक उपजाऊ भूमि जैसे प्राकृतिक संपदा उपहार स्वरूप प्रकृति से प्राप्त हुई है, वे देश प्राकृतिक रूप से सबसे धनी हैं। वास्तव में संसाधन संपन्न अफ्रीका और लैटिन अमेरिका विश्व के सबसे गरीब देश है, जबकि अनेक समृद्ध देशों के पास कोई प्राकृतिक संपदा नहीं है। एक समय था जब प्राकृतिक संसाधनों के कब्जे को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था, लेकिन तब भी उत्पादन प्रक्रम के द्वारा संसाधन का रूपांतरण होता था। आर्थिक संपत्ति अथवा किसी देश के धनी होने के लिए उसके पास केवल संसाधनों का होना आवश्यक नहीं है। मुख्य बात यह है कि इन संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए जिससे उत्पादन का प्रभाव उत्पन्न हो तथा उस प्रक्रम में से कैसे आय और संपत्ति का सृजन किया जाए। आइए अब उत्पादन के इस प्रवाह का विचार कीजिए। उत्पादन के इस प्रवाह की उत्पत्ति कैसे होती है? उत्पादन के प्रवाह का सृजन करने के लिए लोग अपनी ऊर्जाओं को एक सामाजिक और तकनीकी ढांचे के अंतर्गत प्राकृतिक और मानव निर्मित वातावरण में एक साथ लगाते हैं। हमारी आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में उत्पादन के इस प्रवाह की उत्पत्ति लाखों छोटे बड़े उद्यमों के द्वारा वस्तुओं सेवा के उत्पादन से होता है। इनमें बड़ी संख्या में लोगों को नियोजित करने वाले बड़े बड़े निगमों से लेकर एकल उद्यमी व्यवसाय शामिल है। लेकिन उत्पादन के बाद इन वस्तुओं का क्या होता है? हर वस्तु के उत्पादकों को अपने निर्गत को बेचने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए पिन अथवा बटन जैसे लघुतम मदों से लेकर वायुयान, ऑटोमोबाइल, बड़ी मशीनरी अथवा कोई विक्रय योग्य सेवा जैसे डॉक्टर, वकील अथवा वित्तीय सलाहकार की सेवा तक सभी वस्तुओं तथा सेवा का उत्पादन उपभोक्ताओं को बेचने के लिए किया जाता है। उपभोक्ता कोई व्यक्ति हो सकता है अथवा उद्यम उनके द्वारा क्रय की जाने वाली वस्तु अथवा सेवा अंतिम रूप से अथवा अग्रिम उत्पादन के लिए प्रयुक्त हो सकती है। जब इसका प्रयोग अग्रिम उत्पादन के लिए किया जाता है तब अक्सर यह विशेष वस्तु अपनी विशेषता खो देती है अथवा तथा उत्पादन प्रक्रिया के द्वारा किसी दूसरी वस्तु के रूप में रूपांतरित हो जाती है। जैसे कपास उत्पादक किसान धागा तैयार करने वाली मिल को कपास बेचते हैं, जहाँ कपास से धागे तैयार किए जाते हैं। इन धागों को कपड़ा मिल को विक्रय किया जाता है, जहाँ उत्पादन प्रक्रम के द्वारा इसका रूपांतरण कपड़े में होता है। अब देखना यहाँ से है ना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ याद रखना जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछा। तथा इस कपड़े को अन्य उत्पादन प्रक्रम के द्वारा पहनने योग्य कपड़े में रूपांतरित किया जाता है। अब यह कपड़ा उपभोक्ताओं को अंतिम उपभोग हेतु विक्रय के लिए तैयार होते हैं। अतः वस्तु के ऐसे मध्य प्रकार जिनका अंतिम उपभोग उपभोक्ताओं के द्वारा होता है, अर्थात जिन्हें पुनः उत्पादन प्रक्रम के किसी चरण से गुजरना नहीं पड़ता है, अतः जिनमें पुनः कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अंतिम वस्तु कहते हैं। इसे हम अंतिम वस्तु क्यों कहते हैं? क्योंकि एक बार इनका विक्रय होने के बाद यह सक्रिय आर्थिक प्रवाह से बाहर हो जाता है। अब किसी भी उत्पादक के द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, यद्यपि अंतिम क्रेता के द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है। वस्तुतः कई अंतिम वस्तुएं ऐसी होती है जिनका उपभोग के दौरान रूपांतरण होता है। अगर चाय पत्ती का उपभोग हम उसी रूप में नहीं करते हैं जैसे कि हम खरीदते हैं, बल्कि इसका उपयोग पेय चाय के रूप में होता है जिसका उपभोग किया जाता है। इस तरह हमारे रसोई घर में प्राय भोजन पकाने के प्रक्रम के माध्यम से कच्चे खाद्य पदार्थ को खाने योग्य बनाया जाता है, किंतु घर में भोजन पकाने का कार्य आर्थिक कार्यकलाप के अंतर्गत नहीं आता है। यद्यपि उत्पाद के रूप में इसमें परिवर्तन होता है। घर में बनाया गया भोजन बाजार में विक्रय हेतु नहीं जाता है। यदि इस प्रकार के भोजन को बनाने चाय बनाने का काम किसी जलपान घर में किया जाए जहाँ की इन पकाए गए पदार्थों को विक्रय उपभोक्ताओं को किया जाता है, तब वही मध्य जैसे कि चाय पत्ती अंतिम वस्तुएं कहलाएगी तथा आगतों के रूप में गिनी जाएगी, जिससे कि आर्थिक मूल्यवर्धन होता है। अतः कोई वस्तु अपनी प्रकृति के कारण ही नहीं बल्कि उपभोग की आर्थिक प्रकृति की दृष्टि से भी अंतिम वस्तुएं बनती है। अंतिम वस्तुओं को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं।
आहार और वस्त्र जैसी वस्तुएं तथा मनोरंजन जैसी सेवा को उपभोग उसी समय होता है जब अंतिम उपभोक्ता के द्वारा उनका क्रय किया जाता है। इन्हें उपभोग वस्तुएं या उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। इसमें सेवाएं भी शामिल होती है, किंतु सुविधा दृष्टि से हम उन्हें उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये याद रखना। वो पहला चैप्टर मत पढ़ो ना, कोई ज़रूरत नहीं है उसके। अब ये जो चैप्टर है 500 के 500 इंपॉर्टेंट है, लगभग 3-4 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। इसके बाद कुछ अन्य प्रकार की भी वस्तुएं होती है जो टिकाऊ प्रकृति की होती है और उत्पादन प्रक्रम में उनका प्रयोग होता है। ऐसी वस्तुओं में औजार, उपकरण और मशीनें आते हैं। यद्यपि अन्य साध्य वस्तुओं का निर्माण तो करते हैं, लेकिन उत्पादन प्रक्रम में इनके खुद के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये अंतिम वस्तुएं भी है, किंतु यहाँ अंतिम रूप से उपयोग की जाने वाली अंतिम वस्तु नहीं है। ऊपर हमने जिन वस्तुओं को अंतिम वस्तुओं की चर्चा की है, उनसे भिन्न ये किसी भी उत्पादन प्रक्रम का निर्णायक आधार होती है, जिससे उत्पादन में मदद मिलती है और उत्पादन संभव हो पाता है। इन वस्तुओं में पूंजी के भाग का निर्माण होता है, जो कि उत्पादन का एक महत्वपूर्ण कारक है। इसमें उत्पादक उद्यमी ने निवेश किया तथा उत्पादन प्रक्रम में उत्पादन चक्र के जारी रखने हेतु इसे सक्षम बनाता है। ये पूंजीगत वस्तुएं हैं, इनमें क्रमशः टूट फूट होती रहती है, अतः समय समय पर इसमें मरम्मत की जाती है अथवा कालांतर में बदल दी जाती है। किसी अर्थव्यवस्था द्वारा धारित पूंजी के स्टॉक को बचाया जाता है, उसे कायम रखा जाता है और आंशिक या पूर्ण रूप से पुनः नया किया जाता है। और यह इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है जिसका अनुकरण किया जाएगा। यहाँ याद रहे कि कुछ वस्तुएं जैसे टेलीविज़न सेट, ऑटोमोबाइल, घरेलू कंप्यूटर यद्यपि अंतिम उपभोग की वस्तुएं, फिर भी इनमें एक समान विशेषता होती है जो पूंजीगत वस्तु जैसी होती है। ये वस्तु टिकाऊ भी है, अर्थात ये परंतु अथवा अल्पकालिक उपभोग में नष्ट नहीं होती है। इनका जीवन काल आहार वस्त्र जैसी वस्तुओं की अपेक्षा लंबा होता है। उपयोग होने पर इनमें भी टूट फूट होती है और मरम्मत अथवा पुर्जों के बदलने अर्थात मशीन की तरह इनको भी सुरक्षा रखरखाव और पुनः नवीकरण की आवश्यकता होती है। इसलिए हम इन वस्तुओं को टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। याद करो, आपकी बार भी इस टाइप क्वेश्चन आया था पीटी में, कार्यशील पूंजी क्या होती है, इस टाइप का। अतः किसी अर्थव्यवस्था में एक दी हुई कालावधि में उत्पादित सारी अंतिम वस्तुएं या सेवाओं पर यदि हम विचार करें तो वे या तो उपभोग की वस्तुएं टिकाऊ तथा गैर टिकाऊ के रूप में होती है या पूंजीगत वस्तुओं के रूप में। अंतिम वस्तुओं में आर्थिक प्रक्रम के अंतर्गत पुनः कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन की एक बड़ी मात्रा अंतिम उपभोग के रूप में समाप्त नहीं होती है और ये पूंजीगत वस्तुएं भी नहीं है। इन वस्तुओं का उपयोग अन्य उत्पादक आगत सामग्री के रूप में कर सकते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल निर्माण के लिए इस्पात की चादर का उपयोग और बर्तन बनाने के लिए तांबे का प्रयोग। ये मध्यवर्ती वस्तुएं हैं जो प्राय अन्य वस्तुओं के उत्पादन में कच्चे माल अथवा आगत के रूप में प्रयुक्त होती है। ये अंतिम वस्तुएं नहीं है। ये मीडिएटी टर्म, ये सब चीज़ें याद रखना। अब अर्थव्यवस्था में उत्पादन के समान प्रवाह के संदर्भ में विभिन्न जानकारी के लिए हमें अर्थव्यवस्था में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं के समान स्तर के परिमाणात्मक माप की आवश्यकता होती है। हालांकि परिमाणात्मक आकलन को प्राप्त करने के क्रम में अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं की माप के लिए स्पष्ट है कि हमें सामान्य मापदंड की आवश्यकता होती है। कपड़े की माप के लिए जिस मीटर का प्रयोग किया जाता है उससे हमें टनों में चावल का नहीं माप सकते और ना ही ऑटोमोबाइल अथवा मशीन की गिनती कर सकते हैं। इसलिए एक सामान्य माप के पैमाने के लिए मुद्रा का प्रयोग होता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक वस्तु को उत्पादन बिक्री के उद्देश्य से किया जाता है। इसलिए इन विभिन्न वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य के कुल योग से अंतिम निर्गत की मात्रा प्राप्त होती है। लेकिन हम केवल अंतिम वस्तु का मूल्यांकन क्यों करते हैं? निश्चित रूप से मध्यवर्ती वस्तुएं किसी उत्पादन प्रक्रम की महत्वपूर्ण आगत है और इन वस्तुओं के उत्पादन में मानव शक्ति और पूंजी स्टॉक का एक महत्वपूर्ण भाग शामिल होता है। क्योंकि हम निर्गत के मूल्य का उपयोग करते हैं, इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि अंतिम वस्तु के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य भी शामिल होता है। जैसे मान लो कि जैसे ब्रेड बन रही है, ध्यान समझना, तो ब्रेड आउटपुट हो गया, ठीक है। गेहूँ मध्यवर्ती वस्तु है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि गेहूँ को चलिए जोड़ा जाएगा अब इसके प्राइस में। ऑलरेडी ब्रेड की जो प्राइस है इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है। अलग से उनकी गणना करने पर दोबारा गणना करने से बचा जा सकता है, जबकि मध्यवर्ती वस्तुओं पर विचार करने से कुल आर्थिक कार्यकलाप को पूरा विवरण प्राप्त हो सकता है। फिर उनकी गणना से हमारे आर्थिक क्रियाकलाप का अंतिम मूल्य अतिशयोक्तिपूर्ण होगा। इस स्तर पर स्टॉक और प्रवाह की संकल्पना का परिचय प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। अक्सर हम सुनते हैं कि किसी का औसत वेतन 10,000 रुपये है अथवा इस्पात उद्योग का निर्गत इतने टन अथवा इतने रुपये मूल्य में है, लेकिन यह कथन अधूरा है क्योंकि स्पष्ट नहीं है कि जिस आय की बात कही गई है वो वार्षिक है अथवा मासिक या दैनिक, उससे अवश्य ही एक बड़ी भिन्नता उत्पन्न होती है। मतलब ये इस थोड़ा बहुत जो अभी बताया गया है कि थोड़ा बहुत भाई इकोनॉमी में किन चीज़ों को टर्मोलॉजी को यूज किया जाता है उनके बारे में बता रहा है, बेसिक है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, जहाँ से बनेगा मैं बताता हूँ। ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए बस एक बार पढ़ के थोड़ा आइडिया ले लो।
कभी कभी जब संदर्भ परिचित हो तो हम कल्पना करते हैं कि कालावधि ज्ञात है, इसलिए इसका उल्लेख नहीं करते, किंतु ऐसे सारे कथनों में अंतर्निहित एक निश्चित समय अवधि होती है, अन्यथा ऐसे कथन अर्थहीन है। अतः आय अथवा निर्गत अथवा लाभ ऐसी संकल्पना है जिससे तभी अर्थ निकलता है जब अवधि निर्धारित हो। इनके प्रभाव कहते हैं क्योंकि ये एक समयावधि के लिए होते हैं, अतः में इनके परिमाणात्मक माप प्राप्त करने के लिए एक समयावधि अंकित करनी पड़ती है। क्योंकि किसी अर्थव्यवस्था में अधिकांश लेखांकन कार्य वार्षिक होते हैं, इसलिए इनमें से अधिकांश को वार्षिक रूप में ही अभिव्यक्त किया जाता है। जैसे वार्षिक लाभ अथवा उत्पादन प्रवाह को एक समयावधि के लिए परिभाषित किया जाता है। अभी यहाँ तो कोई काम का नहीं है, छोड़ो। इसके विपरीत अंकित समयावधि में एक बार उत्पादित पूंजीगत वस्तुएं अथवा टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं में ना तो टूट-फूट होती है, ना ही उनका उपयोग होता है। वास्तव में पूंजीगत वस्तुएं हमें उत्पादन के विभिन्न चक्रों में सेवाएं प्रदान करती है। फैक्ट्री के भवन और मशीन विशिष्ट समयावधि से असंबद्ध होते हैं। अगर किसी नई मशीन को शामिल किया जाता है तब उसमें सम्मिलन अथवा कमी हो सकती है अथवा मिशन अनुपयोगी होता है तथा उसे बदला नहीं जाता है, उसे स्टॉक कहते हैं। स्टॉक की परिभाषा किसी निश्चित समय पर की जाती है, किंतु हम एक निर्धारित समय अथवा अवधि में स्टॉक में परिवर्तन का मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे इस वर्ष में कितनी नई मशीनें शामिल की गई, अतः स्टॉक में इस प्रकार के परिवर्तन प्रवाह है, मतलब फ्लो बोलते हैं, जिनका मूल्यांकन एक निर्देशित समयावधि में किया जा सकता है। कोई खास मशीन अनेक वर्षों तक यदि टूट-फूट ना हो पूंजी स्टॉक का हिस्सा हो सकती है, लेकिन वह मशीन पूंजी स्टॉक में शामिल नहीं मशीन के प्रवाह का केवल 1 वर्ष के लिए ही हिस्सा हो सकती है। स्टॉक परिवर्तनों और प्रवाह परिवर्तनों के बीच अंतर को समझने के लिए मान लीजिए कि एक नल से किसी हौज को भरा जा रहा है। नल से प्रति मिनट जितना पानी हौज में भरा जा रहा है वह प्रवाह है, लेकिन जितना पानी टंकी में किसी समय विशेष में उपलब्ध होता है वह स्टॉक की संकल्पना है। ठीक है, नॉर्मली कोई चीज़ काम की नहीं है, इसका कोई क्वेश्चन पूछता भी नहीं है। हमें अंतिम निर्गत के माप की चर्चा करते हैं। हमारे अंतिम निर्गत का हिस्सा पूंजीगत वस्तुएं भी होती है, जिसमें अर्थव्यवस्था के सकल निवेश की रचना होती है। तो सकल निवेश की अर्थव्यवस्था क्या होती है? अर्थशास्त्रियों ने निवेश को इस तरह से परिभाषित किया है, इस निवेश के समान अभिप्राय के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए, जिसे मुद्रा के द्वारा भौतिक तथा वित्तीय परिसंपत्तियों खरीद के प्रयोग में लाया जाता है। अतएव निवेश शब्द का प्रयोग शेयरों अथवा परिसंपत्तियों खरीद अथवा यहाँ तक कि बिना नीति के संबंध में, जैसा कि अर्थशास्त्री निवेश को परिभाषित करते हैं, ऐसा कोई संबंध नहीं है। हमारे लिए निवेश सदैव पूंजी निर्माण है। पूंजीगत स्टॉक में सकल तथा निवल सम्मिलन है। इनमें मशीनें, औजार आते हैं और उपकरण जैसे भवन, कार्यालय का स्थान, गोदाम या आधारभूत संरचना जैसे सड़क, सेतु, हवाई अड्डा या घाट आदि हो सकता है। ये इन्वेस्टमेंट होता है अपने। किंतु एक वर्ष में उत्पादित सारी पूंजीगत वस्तुओं से पूर्व से विद्यमान पूंजी स्टॉक में अतिरिक्त वस्तु नहीं होती है। पूंजीगत वस्तुओं के वर्तमान निर्गत का एक महत्वपूर्ण अंश विद्यमान पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक के अंश के रखरखाव और प्रतिस्थापन में चला जाता है। यही कारण है कि पूर्व से विद्यमान पूंजी स्टॉक में टूट-फूट होती है और उसके रखरखाव एवं प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है। इस वर्ष उत्पादित पूंजीगत वस्तुओं का एक हिस्सा विद्यमान पूंजीगत वस्तुओं के प्रतिस्थापन में चला जाता है और इससे पूंजीगत वस्तुओं के पहले से विद्यमान स्टॉक में कोई अभिवृद्धि नहीं होती है और इसके मूल्य का निवेश के माप को प्राप्त करने के लिए सकल निवेश से घटाने की आवश्यकता होती है। पूंजीगत वस्तुओं के नियमित टूट का समायोजन करने के क्रम में सकल निवेश के मूल्य से किए गए लोग को मूल्यह्रास कहते हैं। मूल्यह्रास देखो, संपादक से बात ध्यान से समझो। जैसे मान लो कि मैंने ये टैबलेट खरीदा है, 40,000 का था, ठीक है। अब मैं इसको कुछ टाइम तक यूज करूंगा तो स्वाभाविक सी बात है इसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। जब मैं मार्केट में बेचने चाहूँगा तो स्वाभाविक बात है इसके पैसे कम हो जाएंगे। तो वही जो पैसे कम हुए हैं वो मूल्यह्रास कहलाता है। अतः अर्थव्यवस्था में पूंजीगत वस्तुओं में नए योग का माप निवल निवेश अथवा नई पूंजी रचना के द्वारा होता है, जिस प्रकार अभिव्यक्त किया जाता है। निवल निवेश क्या होता है? सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। इस संकल्पना को जिसे मूल्यह्रास कहते हैं, इसकी थोड़ी विस्तार से जांच कीजिए। मान लीजिए कोई फर्म नई मशीन में निवेश करती है। यह मशीन अगले 20 वर्षों तक कार्य कर सकती है, जिसके बाद इसकी मरम्मत अथवा इसे बदलने की जरूरत हो सकती है, जिसे हम कल्पना कर सकते हैं। यदि प्रत्येक वर्ष के उत्पादन प्रक्रम में मशीन को धीरे धीरे घिसावट हो रहा है तो मानो प्रत्येक वर्ष इसके वास्तविक मूल्य में से 20वें भाग के बराबर मूल्यह्रास होता है। अतः 20 वर्ष के बाद प्रतिस्थापन के लिए थोक निवेश पर विचार करने के बदले हम प्रतिवर्ष वार्षिक मूल्य के ह्रास लागत पर विचार कर सकते हैं। एक सामान्य समय जिसे मूल्यह्रास शब्द का प्रयोग तथा उसकी संकल्पना को लिया गया है वह है किसी विशिष्ट पूंजीगत वस्तु का प्रत्याशित जीवन काल, जैसे मशीन के संदर्भ में दिया गया 20 वर्षों का उदाहरण। अतः मूल्यह्रास किसी पूंजीगत वस्तु के टूट-फूट के लिए वार्षिक भत्ता है। दूसरे शब्दों में वस्तु के उपभोग के वर्षों की संख्या में से लागत में भाग देने पर प्राप्त होता है।
धातव्य की मूल्य ह्रास एक लेखांकन संकल्पना है। कोई वास्तविक व्यय वास्तव में प्रत्येक वर्ष नहीं होता, किंतु मूल्य के लेखांकन हर वर्ष होता है। किसी अर्थव्यवस्था में हजारों उद्यम हैं जिनके पास उपकरणों के अलग अलग जीवन काल होते हैं। किसी वर्ष विशेष में कुछ उद्यम वास्तव में बड़ी मात्रा में प्रतिस्थापन व्यय करते हैं। अतः हम कल्पना कर सकते हैं कि वास्तविक प्रतिस्थापन व्यय का स्थिर प्रवाह होगा, जो उस अर्थव्यवस्था में होने वाले वार्षिक मूल्य ह्रास की मात्रा के लेखांकन से थोड़ा बहुत संगत होगा। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, इसमें अभी तक ऐसा कुछ दिया नहीं जो इम्पोर्टेंट है। मूल्य ह्रास क्या होता है? अप्रत्याशित अथवा अचानक हुए विनाश या पूंजी का दुरुपयोग, जो कि दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा या फिर इस तरह के अन्य बाह्य परिसंपत्तियों के कारण होता है, नहीं कहा जाता। मूल्य ह्रास धीरे धीरे होता है, अचानक से होता है, उसको मूल्य ह्रास नहीं बोलते, ये चीज़ रखना। इसके बजाय यहाँ हम परिसंपत्ति के मूल मूल्य के आधार पर एक सरल उदाहरण का निर्माण कर रहे हैं कि मूल्य ह्रास का दर स्थिर है। वास्तविक कार्य व्यवहार में मूल्य ह्रास का परीक्षण करने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं। अब यदि हम किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित कुल अंतिम निर्गत पर एक दृष्टि डालें तो हम देखेंगे कि उपभोक्ता वस्तुओं, सेवाओं और पूंजीगत वस्तुओं से के निर्गत होते हैं। उपभोक्ता वस्तुओं से अर्थव्यवस्था की संपूर्ण आबादी के उपभोग का संवर्धन होता है। अंतिम वस्तुओं का दूसरा हिस्सा पूंजीगत वस्तुएं हैं, जिसका क्रय व्यापारी और उद्यमी करते हैं। वे इसका उपयोग या तो उद्योग रखरखाव के लिए, पूंजी स्टॉक में हुई टूट फूट के लिए या अपनी पूंजी स्टॉक में अतिरिक्त वृद्धि के लिए करते हैं। एक विशिष्ट समय अवधि, जैसे किसी एक वर्ष में अंतिम वस्तुओं का कुल उत्पादन चाहे तो उपभोग के रूप में होगा या निवेश के रूप में। इसका तात्पर्य है कि यहाँ उपभोग और निवेश के बीच में अदला बदली होती है। यदि किसी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता के वस्तु का उत्पादन अधिक होगा तो पूंजीगत वस्तुओं को कम अथवा इसके विपरीत उत्पादन हो सकता है। ऐसा सामान्यतः देखा गया है कि पूंजीगत वस्तुएं जितनी परिष्कृत होगी, वस्तु के उत्पादन के लिए समय की क्षमता बढ़ेगी। परंपरागत बुनकर की साड़ी बनाने में महीनों लगेगा, लेकिन आधुनिक मशीनों के द्वारा एक दिन में हजारों साड़ी तैयार की जाती है। पिरामिड अथवा ताजमहल जैसे ऐतिहासिक स्मारक को बनाने में दशकों लगे, लेकिन आधुनिक निर्माण मशीनरी से कुछ ही वर्षों में गगनचुंबी इमारतें बनाई जा सकती है। पूंजीगत वस्तुओं के अधिक उत्पादन करने वाले नए प्रकारों के कारण उपभोक्ता वस्तुओं के अधिक उत्पादन में मदद मिलेगी। अभी तक जो है चैप्टर में ऐसा कोई काम का चिप नहीं है। क्या यहाँ हम स्वयं परस्पर विरोधी विचारधारा नहीं कर रहे हैं? पीछे हमने देखा कि एक अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं का कुल निर्गत का एक छोटा हिस्सा उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन के लिए उपलब्ध होता है, जब उत्पादन का अधिकांश हिस्सा पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में व्यय किया जाता है। और अब हम यह कह सकते हैं कि अधिक पूंजीगत वस्तुओं का तात्पर्य अधिक उपभोक्ता वस्तुएं हैं। यद्यपि यहाँ कोई विरोधाभास नहीं है। यहाँ समय का क्या महत्व है? अर्थव्यवस्था की किसी खास अवधि में दिए गए कुल उत्पादन स्तर पर यह सत्य है कि अधिक पूंजीगत वस्तुएं कम उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करेगी। लेकिन अधिक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन का तात्पर्य है कि बहुत से में श्रमिकों के पास कार्य करने के लिए अधिक पूंजीगत औजार होंगे। हमने देखा कि यह एक उच्च क्षमता वाले अर्थव्यवस्था में समान संख्या में श्रमिक उत्पादन करते हैं। यह कुल निर्गत अधिक होती है जब हम इसकी तुलना कम पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन से करते हैं। यदि कुल निर्गत अधिक है तो निश्चित रूप से उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा अधिक हो जाएगी। इस प्रकार आर्थिक चक्र मात्र अधिक पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन ही नहीं करती, बल्कि इसमें विस्तार भी करती है। यह संभव है कि चर्चा में दूसरे वर्तुल प्रवाह को भी हम ले सकते हैं। कोई काम का नहीं है यहाँ तक, तो बस वही एक्सप्लेन किया गया है। चलो, किसी व्यक्ति के पास वस्तुओं को खरीदने की क्षमता आय से होती है। आय की प्राप्ति कोई व्यक्ति श्रमिक मजदूरी प्राप्त करता है, अथवा उद्यमी लाभ प्राप्त करता है, अथवा भूस्वामी लगान अथवा पूंजीधारी ब्याज के रूप में प्राप्त करता है। छोटे मोटे एग्जाम में पूछा जाता है, छोड़ो यूपीएससी में तो नहीं पूछा जाता इस टाइप का। संक्षेप में, उत्पादन के कारकों के स्वामी के रूप में लोग जो आय प्राप्त करते हैं उनको उपभोग व वस्तुओं सेवाओं की अपनी मांग की पूर्ति के लिए करते हैं। यहाँ हम एक वर्तुल प्रवाह को देख सकते हैं जो बाजार के माध्यम से सुगम बनता है। उत्पादन प्रक्रम के संचालन के लिए उत्पादन के कारकों की मांग जो फर्म करती है उससे लोगों की अदायगी का सर्जन होता है। फलतः वस्तुओं सेवाओं के लोगों की मांग से फर्म के लिए अदायगी का सर्जन होता है और इससे उनके द्वारा उत्पादित उत्पादों की बिक्री होती है। अतः समाज का उपभोग का कार्य और उत्पादन जटिलतापूर्वक एक दूसरे से जुड़े होते हैं और वास्तव में यहाँ एक प्रकार का वर्तुल कार्य उत्पादन होता है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन प्रक्रम से उनके लिए कारक अदायगी का सर्जन होता है जो उसमें संलग्न होते हैं और उत्पादन के निर्गत के रूप में वस्तुओं और सेवाओं का सर्जन होता है। इस प्रकार सृजित आय से अंतिम उपभोग की वस्तुओं को खरीदने की शक्ति की संरचना होती है और इस प्रकार व्यवसाय के द्वारा उनकी बिक्री संभव होती है, जो उनके उत्पादन का मुख्य उद्देश्य है। उत्पादन प्रक्रम में निर्मित पूंजीगत वस्तुएं भी उत्पादकों को आय, मजदूरी, लाभ इत्यादि का अर्जन करने योग्य बनाती है। पूंजीगत वस्तुओं में से किसी अर्थव्यवस्था के पूंजी स्टॉक में या तो योग होता है अथवा स्टॉक कायम रहता है और इससे अन्य वस्तुओं का उत्पादन संभव होता है। यहाँ तक कोई भी काम का नहीं है, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना।
आय का वर्तुल प्रभाव राष्ट्रीय आय की गणना विधि, यहाँ से है ना थोड़ा मेंस में क्वेश्चन बना है गणना विधि को लेके, ठीक है। और आय का वर्तुल प्रभाव कैसे बढ़ता है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है, देखें पढ़ेंगे तब पता चलेगा। अभी कौन कौन है यहाँ पे, सब भाग गए होंगे, कोई है यहाँ पे? आजल में। अच्छा ठीक है, टिक के रहो। चलो ठीक है, देखो अभी तो देखो मैं फिर बता रहा हूँ, कोई काम का नहीं था, पहला चैप्टर कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो एनसीईआरटी कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, 12th वाला पार्ट 1 जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं फिर बता रहा हूँ, आखिरी में मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊँगा। ये तो एक बार अपन पढ़ रहे हैं, और कोई हिस्ट्री में मैं इसी तरीके से डायरेक्ट ही करवाऊँगा उसमें भी। चलो मतलब नहीं, पिछले साल हिस्ट्री अपने पढ़ाई था, तो मेरा मानना है कि उसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर ही पढ़ेंगे। पॉलिटी में इंपॉर्टेंट चैप्टर का मैं पीडीएफ डालूंगा, कोई मतलब नहीं है पूरी एनसीईआरटी एनर्जी खराब करने का मतलब है ही नहीं। अब देखो ना, इस चैप्टर में कुछ है नहीं काम का, एनर्जी भी लगती है फालतू में। पूर्व खंड में अर्थव्यवस्था के संबंध में जो वर्णन किया गया है, उससे हम कुल मिलाकर यह जानने में सक्षम हो गए हैं कि कोई सरल अर्थव्यवस्था सरकार, बाह्य व्यापार अथवा किसी बजट के बिना किस प्रकार कार्य करती है। फर्म परिवारों को उसके उत्पादक कार्यकलाप जिसका वह निष्पादन करता है के लिए भुगतान करती है। जैसे कि हमने पहले उल्लेख किया है कि वस्तुओं और सेवा के उत्पादन के दौरान 4 प्रकार के मौलिक योगदान किए जा सकते हैं। मानवीय श्रम का योगदान जिसका पारिश्रमिक मजदूरी कहलाता है। पूंजी का योगदान जिसका पारिश्रमिक ब्याज है। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा है, और मतलब यूपीएससी ने तो नहीं पूछा, पर छोटे मोटे एग्जाम में बहुत पूछा है, ये पूछा भी जा सकता है, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए किसको क्या मिलता है। उद्यमवर्ती का योगदान जिसका पारिश्रमिक लाभ होता है। स्थिर प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि का का योगदान पारिश्रमिक लगान होता है, ये चीज़ याद रखना। इस सरलीकृत अर्थव्यवस्था में सिर्फ एक तरीका है जिसमें परिवार अपनी आय का निपटान कर सकते हैं। नामत वह अपनी समस्त आय को घरेलू फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय कर सकते हैं। उनकी आय के निपटान के अन्य मार्ग बंद रहते हैं। परिवार बचत नहीं करते हैं और वह न ही सरकार को कोई कर अदा करते हैं, क्योंकि यहाँ कोई सरकार नहीं है। ना ही वे वस्तुओं का आयात करते हैं, क्योंकि सरलीकृत अर्थव्यवस्था में कोई बाह्य व्यापार नहीं होता। दूसरे शब्दों में उत्पादन के कारक अपने परिश्रम का उपयोग उन वस्तुओं और सेवाओं के क्रय पर करता है जो उत्पादन में सहायक होते हैं। अर्थव्यवस्था के परिवारों का समस्त उपभोग फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर हुए समस्त व्यय के बराबर होता है। अतः विक्रय संप्राप्ति के रूप में अर्थव्यवस्था की समस्त आय उत्पादकों के पास पुनः वापस आ जाती है। इस व्यवस्था में किसी प्रकार का लीकेज नहीं होता है। अतः फर्म द्वारा कारक अदायगी उत्पादन के चारों कारकों द्वारा अर्जित पारिश्रमिक का कुल योग के रूप में वितरित राशियों का कुल योग और उनके द्वारा विक्रय संप्राप्ति के रूप में प्राप्त समस्त उपभोग मूल्य में कोई अंतर नहीं होता है। अगली अवधि में फर्म वस्तुओं और सेवाओं का पुनः उत्पादन करती है तथा उत्पादन के कारकों को पारिश्रमिक प्रदान करती है। इन पारिश्रमिकों का उपयोग पुनः वस्तुओं और सेवाओं के क्रय के लिए होगा। अतः हम कल्पना कर सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की समस्त आय हर 2 वर्ष में क्षेत्र को फर्मों और परिवार के बीच वर्तुल पथ पर प्रवाहमान रहेगी। इसे निम्नलिखित रेखा चित्र 2.1 में प्रदर्शित किया गया है। जब आय को फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय किया जाता है तो यह समस्त व्यय के रूप में फर्म को प्राप्त होती है। क्योंकि व्यय का मूल्य वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के बराबर होना चाहिए, इसलिए हम समस्त आय की माप फर्म के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के समस्त मूल्य की गणना करके करते हैं। जब फर्म द्वारा समस्त प्रथम प्राप्ति का भुगतान उत्पादन के कारकों को किया जाता है तो यह समस्त आय के रूप ले लेती है। अब देखो ध्यान से देखना, ये बस समझ लो। देखो जैसे मान लो फर्म है, ठीक है, इधर कोई परिवार है, तो स्वाभाविक सी बात है फर्म क्या करेगा, इनको वस्तु और सेवाएं बेचेगा परिवार को, ठीक है। और ठीक है, अब ये इधर क्या करेंगे, इसके लिए इस पर खर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि इसने वॉशिंग मशीन खरीदा, ठीक है, तो इसका कुछ पेमेंट करेंगे ये लोग, ठीक है। पर वही इस परिवार के सदस्य होंगे जो इसमें कंपनी में काम करने जाएंगे, तो इनको कारक अदायगी के रूप में कुछ मिलेगा, मजदूरी मिलेगी, ये सारी चीज़ें मिलेगी। तो बस ये चीज़ें होती है, ऐसे ही कॉम्बिनेशन बनता है। रेखा चित्र 2.1 में सबसे ऊपरी तीर जो परिवार के फर्म से जोड़ती है, फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं सेवाओं के क्रय पर परिवार के व्यय को प्रदर्शित करता है। दूसरा तीर जो फर्म को परिवार से जोड़ता है, ऊपर के तीर का प्रतिरूप है। यह फर्म से परिवार की तरफ प्रवाहमान वस्तुओं और सेवाओं को बतलाता है। दूसरे शब्दों में यह प्रवाह है जो कि परिवार व्यय करके फर्मों से प्राप्त करते हैं। संक्षेप में ऊपर के 2 तीर वस्तुओं और सेवाओं के बाजार को प्रदर्शित करते हैं। ऊपर का तीर वस्तुओं और सेवाओं का अदायगी के प्रवाह का, नीचे की तीर वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार रेखा चित्र के निचले भाग के 2 तीर उत्पादन बाजार के कारकों को प्रदर्शित करते हैं। सबसे नीचे का तीर जो परिवार को फर्म से जोड़ता है,
परिवार द्वारा फर्म को प्रदान की गई सेवा को संकेतित करता है। इन सेवा का उपयोग करके फर्म निगत का निर्माण करती है, जिसके ऊपर के जो तीर जो फर्म को परिवार से जोड़ता है, फर्म द्वारा परिवार को उनकी सेवा के लिए किए गए भुगतान को प्रदर्शित करता है। क्योंकि वस्तु और सेवा के समस्त मूल्यों को प्रदर्शित करते हुए मुद्रा का एक ही परिणाम वर्तुल पथ का गमन करना है। यदि हम वस्तु और सेवाओं के समस्त मूल्यों के एक वर्ष के दौरान आकलन करना चाहें तो आरेख में निर्देशित किसी भी बिंदु रेखाओं पर अंकित प्रवाह का वार्षिक मूल्य की माप कर सकते हैं। यदि हम सभी फर्मों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के समस्त मूल्य का मूल्यांकन करते हुए ए पर प्रवाह का मापन कर सकते हैं, यह विधि व्यय विधि कहलाएगी। यदि हम बी पर सभी फर्मों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के समस्त मूल्य का माप करते हैं तो यह विधि उत्पादक विधि कहलाएगी। और सी पर सभी कारकों अदायगी कुल योग का मापन विधि आई विधि कहलाती है। कोई मतलब नहीं, छोड़ो। अवलोकन कीजिए कि अर्थव्यवस्था का समस्त व्यय उत्पादन के कारकों द्वारा अर्जित समस्त आय के बराबर होना चाहिए। ए और सी प्रवाह समान है। अब मान लीजिए कि किसी समय विशेष में परिवार फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवा पर अधिक व्यय करने का निर्णय लेते हैं। कुछ देर के लिए हम इस प्रश्न को छोड़ दें कि अतिरिक्त व्यय के लिए उनके पास मुद्रा कहाँ से आएगी, क्योंकि वे पहले ही अपनी पूरी आय व्यय कर चुके हैं। वे अतिरिक्त व्यय को करने के लिए उधार ले सकते हैं। अब यदि वह वस्तुओं और सेवा पर अधिक व्यय करते हैं तो फर्म इसे अतिरिक्त मांग की पूर्ति के लिए अधिक उत्पादन करेगी। क्योंकि अधिक उत्पादन करेगी इसलिए फर्मों को उत्पादन कारकों को अतिरिक्त परिश्रम देना चाहिए। फर्म कैसे मुद्रा की अतिरिक्त राशि अदा करेगी? अतिरिक्त कारक अदायगी उत्पादित अतिरिक्त वस्तुएं और सेवा के मूल्य के बराबर होना चाहिए। इस प्रकार परिवार को अचानक अतिरिक्त आय प्राप्त होगी, जिससे अपने प्रारंभिक अतिरिक्त व्यय की भरपाई करने में मदद मिलेगी। दूसरे शब्दों में परिवार प्रारंभिक रूप से अतिरिक्त व्यय करने का निर्णय ले सकते हैं और अंत में उनकी आय उतनी ही बढ़ेगी जितना कि उसे अतिरिक्त व्यय के लिए आवश्यकता होगी। इससे पृथक कोई अर्थव्यवस्था आय के वर्तमान स्तर से अधिक व्यय करने का निर्णय ले सकती है, लेकिन ऐसा करने से उसकी आय अंतर्गत व्यय के उच्च स्तर के साथ अनुकूल रूप से बढ़ेगी। प्रथम दृष्टया यह थोड़ी विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन चूंकि वर्तुल पथ पर गमन करती है इसलिए बताना कठिन नहीं है कि एक बिंदु पर प्रवाह में वृद्धि से सभी स्तरों पर प्रवाह में वृद्धि होगी। यह एकल आर्थिक एजेंट एक परिवार का कार्य समस्त अर्थव्यवस्था के कार्य से कैसे भिन्न है, इसका एक और दृष्टांत है। पूर्व में परिवार की व्यक्तिगत आय से व्यय बाधित होता है और यह कभी नहीं हो सकता कि एक श्रमिक अधिक व्यय करने का निर्णय ले और उससे उसकी आय में समतुल्य वृद्धि हो। हम चौथे अध्याय में इसे अधिक विस्तार से पढ़ेंगे कि उच्च समस्त व्यय से उस समस्त आय में परिवर्तन कैसे होता है। मतलब वही सब ऐसी बात है कि जैसे मान लो कि तुम्हारी इनकम 10,000 है, पर कभी कभी महीने में ऐसा होता है कि 15,000 खर्चा करना पड़ जाता है। 15,000 खर्चा करना पड़ जाता है तो सब ऐसी बात क्या करोगे? आप बैंक से लोन लोगे तो आप जो 5,000 का एक्स्ट्रा सामान खरीदोगे तो परचेसिंग करोगे तो सब ऐसी बात वहाँ प्रोडक्शन बढ़ेगा, कंपनी में प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सब ऐसी बात है उसके रिप्लेस में ही कोई रोजगार पैदा होंगे। तो उसके बारे में बताया गया है। वो अर्थव्यवस्था के उपयुक्त रेखा चित्रीय उदाहरण को सर्वसम्मति से सरलीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाता है। ऐसी कहानी जो एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था के क्रियाकलाप का वर्णन करती है समस्या शास्त्रीय मॉडल कहलाती है। स्पष्ट है कि मॉडल में वास्तविक अर्थव्यवस्था का विस्तार से वर्णन नहीं होता है। उदाहरणतः हमारे मॉडल में यह मान लिया जाता है कि परिवार बचत नहीं करते हैं, सरकार नहीं होती है और अन्य देशों में व्यापार नहीं होता है। यद्यपि मॉडल में अर्थव्यवस्था का क्षण प्रतिक्षण विस्तार से वर्णन करने की इच्छा प्रकट नहीं की गई, लेकिन उनका उद्देश्य आर्थिक व्यवस्था की कार्य पद्धति की आवश्यक विशेषता को उजागर करना ही है। लेकिन यहाँ यह सावधानी बरतनी होगी, सामग्री के सरलीकरण इस प्रकार न हो कि अर्थव्यवस्था की अनिवार्य प्रकृति का मिथ्या निरूपण हो। अर्थशास्त्र मॉडल से पूर्ण विषय इस पुस्तक में कई मॉडलों को प्रस्तुत किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री कार्य यह दर्शाना कि कौन सा मॉडल किस वास्तविक जीवन की दशाओं के लिए जरूरी है। यदि हम ऊपर वर्णित अपने सरल मॉडल में परिवर्तित करें और बचत को ले तो इससे यह मुख्य निष्कर्ष बदल जाएगा कि अर्थव्यवस्था का आय का समस्त मूल्यांकन अपरिवर्तित होगा, चाहे इसकी गणना ABC अथवा किसी भी स्थिति में की जाए। इससे पता चलता है कि यह निष्कर्ष मौलिक विधि से नहीं बदलता। आर्थिक तंत्र कितना भी जटिल क्यों न हो, 3 विधियों से आकलित वस्तुओं और सेवाओं का वार्षिक उत्पादन एक समान होगा। हमने देखा कि इस अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के समस्त मूल्य की गणना 3 विधियों से की जा सकती है। अब इन गणनाओं के विस्तृत चरणों को विचार करेंगे। कोई जरूरत नहीं है चैप्टर को पढ़ने की, ठीक है। लास्ट वाला पार्ट देख लेते हैं। इसमें कुछ अगर लगा मुझे जहाँ तक लग रहा है उल्टा, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। एक बार इंडेक्स देख लीजिए, इंडेक्स से ज़्यादा पता चल जाएगा। फालतू में पढ़ रहे हैं अपन इसमें, चलो कोई नहीं, कर लेते हैं मेहनत इस पर, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, पर कोई ज़रूरत नहीं है। देखो मैं बताऊँ, उत्पाद तथा मूल्यवर्धित विधि। उत्पाद विधि में हम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं। यदि एक वर्ष समय की इकाई हो, इसकी गणना कैसे की जाए? क्या हम अर्थव्यवस्था के सभी फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवा को योग करते हैं? इन प्रश्नों को समझने में निम्नलिखित उदाहरण सहायक है। मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में केवल 2 प्रकार के उत्पादक हैं, गेहूं उत्पादक किसान और ब्रेड निर्माता बेकर है।
गेहूं उत्पादक गेहूं का उत्पादन करते हैं, उन्हें मानव श्रम के अलावा किसी भी प्रकार की आगत की आवश्यकता नहीं होती। वे गेहूं का कुछ अंश बेकर को बेचते हैं। बेकर और ब्रेड के उत्पादन में गेहूं का अतिरिक्त अन्य किसी कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती। मान लीजिए अभी देखो वही मानने वाला छोड़ो, इसको कोई काम का नहीं है, कितना क्या है, वही मूल्यवर्धी मध्यवर्ती वस्तुएं, वो सब सारी चीज़ें उसके बारे में बता रहे हैं। ये कोई काम का नहीं है, इसे प्रवाह परिवर्तन कहते हैं, छोड़ो। ये कोई काम का नहीं है। व्यय विधि क्या होती है, छोड़ो। आय विधि, व्यय विधि कोई काम का नहीं है। अरे मुझे लग रहा था वो वाला है ये चैप्टर, वो वाला चैप्टर था ही नहीं। साधन लागत आदि कीमतें, बाजार कीमतें क्या होती है। ऐसे कुछ है। ये पहले को जरूर आता था, अब तो ये भी नहीं क्वेश्चन पूछता है, छोड़ो, ये भी कोई चीज़ का काम नहीं। पहले पूछता था यहाँ से, पर अब तो नहीं पूछता ही, छोड़ो, कोई मतलब नहीं, फैक्चुअल चीज़ें हैं ये। यहाँ से क्वेश्चन बना है, मानो कोई नहीं, R&D वाला मैं पार्ट करवाऊंगा तो उसमें कुछ नोट दूंगा, जिसे यहाँ से क्वेश्चन बना है ये वाला। यहाँ से थोड़ा आओ, देखो, अर्थव्यवस्था में कीमतों में परिवर्तन करने की माप करने की दूसरी विधि है जिसे उपभोक्ता कीमत सूचकांक कहते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछा है, CPI। याद रखना, इसमें थोड़ा बहुत अपडेट हुआ है अभी। यह वस्तु को दी गई टोकरी जिनका क्रय प्रतिनिधि उपभोक्ता करते हैं का कीमत सूचकांक है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक का प्राय प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। हम 2 वर्षों पर विचार करते हैं, एक आधार वर्ष होता है तथा दूसरा चालू वर्ष। हम आधार वर्ष वस्तु को दी हुई टोकरी क्रय की लागत की गणना करते हैं, फिर हम पूर्ववर्ती के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। इसे में आधार वर्ष से संबंधित चालू वर्ष का उपभोक्ता कीमत सूचकांक प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए एक अर्थव्यवस्था को लीजिए जिसमें 2 वस्तु चावल और वस्तु उत्पादन होता है। एक प्रतिनिधि उपभोक्ता एक वर्ष में 90 किलोग्राम चावल और 5 टुकड़े वस्तु का क्रय करता है। मान लीजिए वर्ष 2000 में 1 किलोग्राम चावल की कीमत 10 रुपये थी और वस्तु के टुकड़े की कीमत 100 रुपये थी। अतः उपभोक्ता 2000 में चावल का बहुत अधिक 900 रुपये व्यय करना पड़ता था। इसी प्रकार 100 × 500 रुपये वस्तु के लिए व्यय करना पड़ता, दोनों मदों के लिए 1400 रुपये करने पड़ते थे। अब होगी महंगाई। अब मान लीजिए 1 किलोग्राम चावल एक टुकड़ा वस्तु की कीमत 2005 में 15 रुपये 120 रुपये हो गई और चावल और वस्तु की उसी गणना करने के लिए कहा गया, तो ये 950 तो कितना रुपये बढ़ा। अब जो ये जितना बड़ा है तो उसको निकालोगे परसेंटेज में, तो ये लगभग इतना हो जाएगा उपभोक्ता कीमत सूचकांक। यह ध्यान देने योग्य कि अनेक वस्तुओं की कीमतें 2 समुच्चयों में होती है। एक खुदरा कीमतें होती है जो उपभोक्ता वास्तव में अदा करता है, दूसरी थोक कीमत होती है। इस कीमत पर बहुमात्रा में वस्तुओं का व्यापार होता है। इन दोनों के मूल्य में अंतर हो सकते हैं क्योंकि उपांत व्यापारी के पास रहता है। बहुमात्रा में व्यापार किए जाने वाली वस्तुओं, कच्चा माल अथवा निर्मित वस्तुओं का क्रय साधारण उपभोक्ता नहीं करते। उपभोक्ता कीमत सूचकांक सामान थोक कीमत सूचकांक को थोक कीमत सूचकांक भी कहते हैं, WPI। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश में उत्पादक कीमत सूचकांक PPI भी कहते हैं। ध्यान रखिए, उपभोक्ता कीमत सूचकांक थोक कीमत सूचकांक के साथ सकल घरेलू उत्पाद अस्फीति कारक से अंतर हो सकता है, क्योंकि उपभोक्ता जिन वस्तुओं का क्रय करते हैं उनसे देश में उत्पादित सभी वस्तुओं का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। सकल घरेलू उत्पाद अस्फीति में सभी ऐसी वस्तुएं और सेवाएं हैं, तो ये थोड़ा कमी बता रहा है उसकी। उपभोक्ता कीमत सूचकांक में प्रतिनिधि उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई वस्तुओं की कीमतें शामिल है, अतः इसमें आयातित वस्तुओं की कीमतें शामिल है। सकल घरेलू उत्पाद और अस्फीति में आयातित वस्तुओं की कीमतें शामिल नहीं होती GDP में।
उपभोक्ता कीमत सूचकांक में भार निहित रहता है, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद अविस्फीत में प्रत्येक वस्तु के उत्पादन स्तर के अनुसार उसमें अंतर होता है। सकल घरेलू उत्पाद और कल्याण, मतलब स्वाभाविक सी बात है, जब जीडीपी बढ़ेगी तो कैसे कैसे कल्याण बढ़ेगा। ये थोड़ा बहुत पढ़ लो। देखो, क्या किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद को उस देश के लोगों के कल्याण के सूचकांक के रूप में लिया जा सकता है? यदि किसी व्यक्ति की आय अधिक है तो वह अधिक वस्तुओं और सेवा क्रय कर सकता है, अतः उनके भौतिक कल्याण में सुधार हो सकता है। अतः यह उचित होगा कि उनके आय स्तर को कल्याण के स्तर के रूप में देखा जाए। सकल घरेलू उत्पाद किसी वर्ष विशेष में किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत सर्जित वस्तुओं या सेवा के कुल मूल्यों का योग होता है। सकल घरेलू उत्पाद का वितरण लोगों के बीच आय मतलब प्रतिधारित आय को छोड़कर, अतः हम किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद के उच्चतर स्तर को उस देश के लोगों के उच्च कल्याण की सूचकांक के रूप में समझने का लालच कर सकते हैं। कीमत परिवर्तन के लेखांकन के लिए हम मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद के बदले वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का मूल्यांकन ले सकते हैं, किंतु यह सही नहीं हो सकता। इसके कम से कम 3 कारण हैं। पर स्वाभाविक सी बात है, जैसे मान लो कि अभी भाई अडानी की जीडीपी बढ़ रही है, लग तो रहा देश का बढ़ रहा, पर लोगों से नहीं बढ़ रहा ना। सकल घरेलू उत्पाद का वितरण क्या है, यह कितना समरूप है। यह देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो रही है तो कल्याण में उसके अनुसार वृद्धि नहीं हो सकती। इस स्थिति में संपूर्ण देश के कल्याण में वृद्धि नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि वर्ष 2000 में किसी काल्पनिक देश में 100 व्यक्ति थे जिन्हें प्रत्येक की आय 100 रुपये थी, अतः देश का सकल घरेलू उत्पाद 1000 रुपये था आय विधि से। मान लीजिए 2001 में उस देश में 90 व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति की आय 9 रुपये थी और शेष 10 व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। मान लीजिए कि वस्तु और सेवा की कीमतों में इन दोनों में अवधि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो वर्ष 2001 में देश के सकल घरेलू उत्पाद जो है ये कितना हो, 1010 रुपये आ गया। अवलोकन कीजिए कि 2000 की तुलना में 2001 में देश के सकल घरेलू उत्पाद 10 रुपये अधिक था, किंतु यह तब था जब 90% लोगों की आय में 10% की कमी हुई है। 10 रुपये से 9 रुपये आई है, जबकि 10% लोगों की आय में 100% 10 रुपये से बढ़कर 20 रुपये वृद्धि का लाभ मिला है। 90% लोगों की दशा देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि से दयनीय हो गई है। यदि हम देश के कल्याण में उन्नति समृद्धि लोगों के प्रतिशत से करें तो निश्चित रूप से सकल घरेलू उत्पाद एक अच्छा सूचकांक नहीं है। तो ये चीज़ याद रखना, जीडीपी से कभी भी अपन आइडिया नहीं लगा सकते कि देश में अच्छी स्थिति चल रही है। और सरकार क्या गिनाती है हमेशा, जीडीपी। गैर मौद्रिक विनिमय, अर्थव्यवस्था के अनेक कार्यकलापों का मूल्यांकन मौद्रिक रूप में नहीं होता। उदाहरणतः महिलाएं जो अपने घर में घरेलू सेवा का निष्पादन करती है, इसके लिए कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता। मुद्रा की सहायता के बिना अनौपचारिक क्षेत्र में जो विनिमय होते हैं उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। वस्तु विनिमय में वस्तुओं का सेवाओं एक दूसरे के बदले प्रत्यक्ष रूप में विनिमय होता है, लेकिन चूंकि मुद्रा का यहाँ प्रयोग नहीं होता है इसलिए विनिमय दरों को आर्थिक कार्यकलाप का हिस्सा नहीं माना जाता। विकासशील देशों में जहाँ अनेक सुदूर क्षेत्र अलग विकसित है, इस प्रकार के विनिमय होते हैं, लेकिन उनकी गणना प्राय देश के घरेलू उत्पादों में नहीं होती है। इस स्थिति में सकल घरेलू उत्पाद का अलग मूल्यांकन होता है। अतः सकल घरेलू उत्पाद का मूल्यांकन मानक तरीके से करने पर हमें उत्पादक कार्यकलाप और किसी देश के कल्याण का स्पष्ट संकेत नहीं मिलता यहाँ से। बाह्य कारक क्या होता है? बाह्य कारणों से तात्पर्य किसी फर्म या व्यक्ति के लाभ हानि से है जिसमें कोई दूसरा पक्ष प्रभावित होता है, जिसे भुगतान नहीं किया जाता है। दंडित बाह्य कारणों को कोई बाधा नहीं होता है जिसमें उनके खरीदा या बेचा जा सके। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक तेल शोधक संयंत्र है जिसमें कच्चे पेट्रोलियम का परिशोधन होता है और इसे बाजार में बेचा जाता है। तेल शोधक यंत्र का निर्गत इसके द्वारा परिशोधित तेल की मात्रा है। हम तेल शोधक संयंत्र की मध्यवर्ती के मूल्य, इस स्थिति में कच्चा तेल को उसके निर्गत से घटाकर मूल्य वर्धित का आकलन कर सकते हैं। तेल शोधक संयंत्र के मूल्य वर्धित की अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में गणना की जाती है, किंतु उत्पादन के संचालन में तेल शोधक संयंत्र तटवर्ती नदियों को भी प्रदूषित कर सकता है। इससे उन लोगों को हानि पहुंच सकती है जो नदी जल का उपयोग करते हैं, अतः उनकी उपयोगिता में कमी होगी। प्रदूषण से मछली अथवा नदी के अन्य जीवों के जीवन को खतरा हो सकता है। फलतः नदी का नाविक अपनी आय और उपयोगिता से वंचित होगा। इससे हानिकारक प्रभाव है। नाविक को नदी में मछली पकड़ने के वालों की आय से वंचित होना पड़ सकता है। तेल शोधक संयंत्रों द्वारा दूसरे पर डाले गए हानिकारक प्रभाव जिनमें कि उन्हें कोई लागत नहीं अदा करनी होती है, बाह्य कारण कहे जाते हैं। इस स्थिति में सकल घरेलू उत्पाद को इन बाहरी कारणों में शामिल नहीं किया गया। अतः यदि हम सकल घरेलू उत्पाद की अर्थव्यवस्था के कल्याण के माप के रूप में ले तो हमें वास्तविक कल्याण का अति मूल्यांकन प्राप्त होगा। यह ऋणात्मक बाह्यकरण का उदाहरण है। यह धनात्मक बाह्यकरण की स्थिति भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में सकल घरेलू उत्पाद से अर्थव्यवस्था के वास्तविक कल्याण का अलग मूल्यांकन होगा। तो यहाँ पर देखो ये थोड़ा अच्छे पॉइंट दिए हैं, पर देखो फिर बता रहा हूँ कोई काम का नहीं है चैप्टर भी। बहुत ज़्यादा ऐसा है कि एक्सप्लेन किया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं। जिससे ऐसा कुछ क्वेश्चन आता हो रहने देना, कोई पहला दूसरा चैप्टर भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। पहले पूछा जाता था जीडीपी, आजकल वो यूपीएससी नहीं पूछता है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये कल करेंगे अपन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मुझे लगा इसमें से 1-2 चैप्टर छट के आएंगे तो उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे, इसको देखेंगे कल, ठीक है। पर ये मुझे लग रहा है जहाँ तक इम्पोर्टेंट होगा।
चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।